अश्विन गांधी। मेरा परिचय हरीश काका ने कल तो दे दिया था, बट मैं थोड़ा सा मेरा बस परिचय दे देता हूँ। हरीश काका और हम लोग 3 जनरेशन से हरीश काका हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा बिजनेस चालू हुआ है रिटेल का 1935 में। तो मैं 4th जनरेशन हूँ जो सेम रिटेल में आगे आया हूँ और थैंक यू। ये जो आज का सेशन है ये हरीश काका के साथ बहुत बहुत मेरा बात हुआ था और उन्होंने बहुत गाइड किया है मेरे को कि जैसे पोस्ट कोविड अचानक मतलब कोविड में डैड का ये हो गया, ही पास्ट अवे, और उसके बाद में काफ़ी सारे सिनारियोस चेंज हो गए। वो सब के मैं बात करूँगा आगे। तो उस सब सिनारियो में जो एक हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्म किया, जो हम लोग रेगुलर रिटेल में पहले जैसे काम करते थे और बाद में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा हैंड्स ऑन अप्रोच और थोड़ा सा हैंड्स ऑफ अप्रोच, मतलब अभी रिटेल के अंदर जो टीम को क्रिएट करके जो टीम से काम करवाना, हम लोग सिर्फ मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, अभी वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा काम अभी सिर्फ हरीश काका को पता है, सिर्फ परचेसिंग है। दुकान के ऑपरेशंस में ज़ीरो है, कोई नहीं, कुछ नहीं देखता हूँ मैं। तो पूरा वो एक टीम सेटअप करके लगाया हुआ है। वो सब दिखाने के पहले एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन मेरा और कोहिनूर का दूंगा। तो हम लोग 1935 में स्टार्ट किए। ये एक झांकी थी जो बनाई थी। ये 92 का स्टोर है और इसके आगे स्लाइड में पहले 300 स्क्वायर फीट से हम लोगों ने काम चालू किया, दुकान चालू हुई। उसके बाद में 62 में फर्स्ट 2 मंजिले की इमारत हमारे गांव की बनी। उसके बाद में 92 में डैड ने पूरा रिनोवेट करके उसको और भी बेटर और रेडीमेड्स को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। 2006 में हमने 28,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लिया था और अब रिसेंटली लास्ट इस दिसंबर में हम लोग 80,000 स्क्वायर फीट के रिटेल स्पेस पे आज नगर में है। तो द जर्नी जो 300 स्क्वायर फीट से चालू हुई थी फर्स्ट जनरेशन से आज 80,000 स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस पे आ गई है। और यही नहीं, हम लोगों ने साथ साथ में एक मॉल भी बना दिया कि हमको एक दुकान बनाना था और साथ में बाद में सोचा कि अपना दुकान बनेगा, साथ साथ में अगर जो वेडिंग रिलेटेड चीज़ें हम लोग लेके आ जाए तो फुटफॉल का एक दूसरे को सबको मदद होएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आज का जो मॉल है उसका करंट पिक्चर दिखाता हूँ। ये हमारा मॉल है। आज थोड़ा सा बस थोड़ा और काम बाकी है ऊपर का, बट नियरली 80% रेडी है। ये इंटीरियर है मॉल का। लेफ्ट में स्टोर का ओपनिंग है। थोड़ा सा स्टोर के 4-5 फोटोज है। ये स्टोर का एंट्रेंस फॉयर है। ये पूरा लेडीज सेक्शन और एंट्री है। ये लेडीज का वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, ये घाघरा सेक्शन है। ये साड़ीज का सेक्शन है। हमारा साड़ीज का फ्लोर लगभग 14,000 फीट का है, 14,000 का। ये एक साड़ी का ही सेक्शन का पार्ट है। फैब्रिक काउंटर, तो फैब्रिक आफ्टर डैट सबको मतलब मेरे को भी डाउट था फैब्रिक का क्या होगा, कितना बिकेगा, कैसा बिकेगा, बट सबने सपोर्ट किया और आज आई थिंक आवर फैब्रिक सेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री, बट इन्वेंट्री सबसे कम होगा, वो मैं आगे आपको सबको दिखाऊंगा। ये रेडीमेड सेक्शन है। रेडीमेड्स में भी हम लोगों ने एमबीओ फॉर्मेट में, जैसे लाइफस्टाइल है, शॉपर शॉप्स है, वही कॉन्सेप्ट में जाके शॉप इन शॉप्स करके इन हाउस 4 ब्रांड्स हम लोग खुद के कर रहे हैं। तो साथ में सबको वही रूप दिया हुआ है। ये एथनिक सेक्शन है। अगेन एथनिक सेक्शन। दुकान का जब हुआ हमारा अभी इनॉग्रेशन, उसके एक रात पहले दिनेश काका, हरीश काका सब लोग दुकान पे थे और डैड नहीं थे। तो दिनेश काका और हरीश काका ने बहुत मदद किया और दुकान का जो मेरे शेल्फ का पहला तागा लगा वो हरीश काका के हाथ से ही लगा। मेमोरी हमारे लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी है। और आज ये सब पॉसिबल है इनके वजह से। आज मैं खड़ा हूँ, आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, सब कुछ है। इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता था। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, बट अब सब जो हुआ उसके पीछे जो है, जो क्यों हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्यों किया, कब किया, कैसे किया। ये कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में बहुत टफ सिचुएशन था। आप सब रिटेलर्स हो, आपको पता है क्या हुआ था रिटेल में। और दोनों टाइम कोविड बराबर मार्च में आया, दोनों टाइम लॉकडाउन बराबर मार्च में लगा। और जो हम लोगों के लिए रूरल महाराष्ट्र में हम लोगों के लिए सबसे अच्छा सीजन अप्रैल में होता है, वही टाइम पे दोनों बार कोविड आ गया।
दोनों बार हम लोग स्टॉक इन्वेंट्री भर चुके थे और बाद में लॉकडाउन और फर्स्ट कोविड का जब वेव आया 2020 में, सब सेम सिनेरियो था, स्टॉक भर दिया था और कोविड आ गया और अगस्त के वेव में मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे। मेरा 19 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, मेरा 40th बर्थडे था और तैयारियां चल रही थी कि 40th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और अनफॉर्चुनेटली 18 अगस्त को डैड पास्ट अवे। तो उस टाइम पे कुछ समझा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज कोहिनूर में पहले बार ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था कि एक ही जनरेशन का आदमी काम कर रहा है। आज 88 इयर्स का हमारा हिस्ट्री है, बट कभी भी एक बंदा या एक आदमी नहीं काम कर रहा था। हमेशा दादाजी के साथ में उनके पिताजी थे, डैड के साथ में दादाजी थे, बाद में मैं आया। एक टाइम पे 3 पीढ़ियाँ हम लोग काम करती थी। मैं 2003 में बिजनेस ज्वाइन किया और 2003 में मैंने मार्केटिंग, मेरा एक्सपर्टीज था, तो मैंने मार्केटिंग और रेडीमेड्स में मैंने टेक ओवर किया कि उस टाइम पे रेडीमेड्स नया था। यहाँ पे प्रवीण काका भी बैठे, प्रवीण काका जैन जहीन के। तो रेडीमेड के पहले 3 साल मेरे गुरु थे, मैं इनके साथ ही घूमा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे को सिखाई, साथ में घूमा मार्केट्स में यहाँ पे। तो रेडीमेड ने मैंने रेडीमेड टेक ओवर कर लिया। डैड पूरा फैब्रिक सेक्शन देखते थे और दादाजी पूरा साड़ी सेक्शन देखते थे। तो वो जो एक ऑर्केस्ट्रा में सिम्फनी बजता है, वैसे तीनों लोग हम हमारे फील्ड में थे, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता था, जो कर रहा है उसको करने देता था। उसी का रिजल्ट था कि हम लोग फ्लरिश कर रहे थे। जैसे जैसे दादा का थोड़ा एज 2010-11 में उनका ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस आया, तो बाबा मतलब डैड ने, मैं मेरे डैड को बाबा बोलता हूँ, तो कभी बाबा बोल दिया तो डैड समझ जाना। तो तब उन्होंने साड़ी का टेक ओवर थोड़ा थोड़ा करके चालू किया। तो अब 2013-14 के आसपास बाबा मतलब मेरे डैड साड़ी भी देख रहे थे, शूटिंग शर्टिंग्स भी देख रहे थे और मेरे पास में था मार्केटिंग और रेडीमेड गारमेंट्स। सडनली जब कोविड हुआ तो मेरे को ऑनेस्टली साड़ी का एबीसी भी नहीं पता था। फैब्रिक्स तो मेरे को पता था, देखते थे, रेडीमेड में गारमेंट्स में भी बनाते थे, करते थे, बट साड़ी का एबीसीडी भी नहीं पता था, किसको सिल्क बोलते हैं, किसको आर्ट सिल्क बोलते हैं। वहाँ से शुरुआत थी। सडनली डैड चले गए और कोविड का पीरियड, स्टॉक्स भरे हुए, दुकानें बंद, स्टाफ 200 स्टाफ 200 फैमिलीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका पेमेंट करना। हम लोगों ने कोविड में वो भी किया, उनका पेमेंट नहीं काटा, पूरा पेमेंट किया उनका। तो वो सब बहुत स्ट्रेसफुल टाइम आ गया था। उस टाइम पे जब मैं वेयर हाउस में गया, कि मैं पहले कभी फैब्रिक देखता ही नहीं था, तो जब मैं वेयर हाउस में गया, यहाँ पे विशाल भी है जो हमारा शूटिंग लीड करता है, फ्लोर मैनेजर है, इन लोगों के साथ में जब मैं वेयर हाउस में गया तो मेरी नींद उड़ गई। मैं जब देखा वहाँ पे कि मतलब माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ स्टॉक शूटिंग का पड़ा था, रेडीमेड गारमेंट्स का पड़ा था, बट स्पेशली शूटिंग का। और दिनेश काका को पता है, हरीश काका को पता है, लास्ट कितने सालों से हम लोग रेमंड शूटिंग्स में टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3 में आते थे। तो वो एक प्राइड का मोमेंट था। बट जब वेयर हाउस पे गया और मैंने जब माल देखा तो लगभग 2.25 करोड़ रुपए का माल वेयर हाउस में था और उतना ही माल शेल्फ पे था। तो वो जब सिनेरियो देखा और सब कुछ देखा, कैरी बैग्स, हम लोग जो कैरी बैग्स देते हैं उसके लगभग 18 से 19 पार्सल थे, उसका एक माउंटेन खड़ा था। तो मैं बोला ये कुछ गलत हो रहा है, तो वेयर हाउस बना के गलती तो नहीं कर दिया। तो उस टाइम पे फिर जब बैठे, डीप डाइव किया, सब समझा कि बहुत सारा पैसा स्टॉक में अटका है। अगर स्टॉक में से पैसा निकल गया तो इंस्टेंटली 3-3.5 करोड़ रुपए का पंपिंग आ जाएगा कंपनी को एज अ बंद। तो फर्स्ट डिसीजन मेरा था जो था कि मैंने रेमंड का बुकिंग नहीं किया, एक रेमंड का बुकिंग स्किप कर दिया। उसके बाद में हमने इन्वेंट्री कंट्रोल पे आना चालू किया। आज की कंडीशन में आपको पूरे फिगर्स दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया। सबसे पहले तो इसके बाद में हम लोगों ने एक दुकान में सिस्टम बना लिया, मेरा गाला मेरा मालिक। हर एक गाले के लिए वो सेल्समैन जिम्मेदार, मैं नहीं। उसमें रिफिलिंग करना है, माल डालना है, कम है ज़्यादा है उसका जवाबदारी। हर एक गाला हमारा रोज सुबह स्टॉक काउंट होता है, शाम को स्टॉक वापस काउंट होता है, वो गाले वाला करता है। तो एवरीडे स्टॉक टैली हो रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 आता है, वो मैनेज करते हैं। बट उससे क्या हो गया, ओनरशिप जिसको बोलते हैं, हमने दुकान की ओनरशिप नहीं, हमने गाले की ओनरशिप वो सेल्समैन को देके हम लोग छोड़ दिए। अब उसका प्रॉब्लम है, मेरे पास चेक्स नहीं है, उसको आना पड़ेगा, चेक्स नहीं है, जो भी है। तो वो हमने चालू किया और उसका अभी रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। भैया स्लाइड नंबर 2 पे जाइए। तो ये करने के बाद हम लोगों ने बेस स्टॉक बनाना चालू किया।
मैं डेटा की बात बहुत करूंगा इधर। हम लोगों के पास फॉर्चुनेटली 1992 से मेरे दादा ने हरीश का को पता है, नितेश का को पता है, 1992 से हम लोग कंप्यूटराइज बिलिंग पे, तो हमारे पास डेटा पूरा पड़ा था, पर हमने डेटा कभी खोल के देखा नहीं। हमने कभी डेटा खोल के देखा नहीं। डेटा ऐसी चीज है, जितना आप घुसो उतना आपको पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने ड्रिल डाउन करना चालू किया, हर एक सेगमेंट का, हर एक सेक्टर का, हर एक कैटेगरी का, इंक्लूडिंग साड़ीज, एवरीथिंग, बेस स्टॉक क्रिएट किया। बेस स्टॉक का क्रिएशन कैसे किया? पीछे के ट्रेंड्स उठाए 4 साल के, वो ट्रेंड्स के हिसाब से किसका माल कितना आता है, कितना बिकता है। हमने एक बेंचमार्क कर दिया स्टोर में, हर एक प्रोडक्ट कम से कम 5 बार घूमेगा, 5 टाइम्स रोटेशन होना चाहिए, कम से कम 5 टाइम्स रोटेशन होना चाहिए। वो हिसाब से हमने बेस स्टॉक बनाया। बेस स्टॉक बनाने के बाद में उतना ही माल भरा और उसको ही घुमाना चालू किया। जैसे ही वो घुमाना चालू किया, पहले तो मेरे को बहुत रेजिस्टेंस आया। मेरा जो स्टाफ था, सडनली बाबा जाने के बाद मैंने शूटिंग शर्टिंग को, मेजरली शूटिंग शर्टिंग साड़ीज में प्रॉब्लम आया। गारमेंट्स में तो भी थोड़ा होल्ड था, 20 साल से गारमेंट्स में, तो लोगों को समझता था। पर ये लोग बोले कि ये क्या कर रहा है पता नहीं, माल क्यों नहीं मंगा रहा है, माल क्यों नहीं मंगा रहा है, माल क्यों नहीं मंगा रहा है। तो काफी हमारा रेजिस्टेंस आया। वो 2-3 मेरे फ्लोर मैनेजर्स थे, इंक्लूडिंग विशाल इधर खड़ा है, उसको पता है। माल 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 पर माल रोक दिया। अब उसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। बट उसके पहले हम लोग जो टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ रिटेल में, तो व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन रिटेल? बहुत लोगों को लगता है सिर्फ इन्वेंट्री टेक्नोलॉजी। तो आई विल जस्ट टेक यू, मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड में आगे जाऊंगा। ये हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में दुकान में। सबसे पहला चीज हम लोग कर रहे हैं CSI, कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स। हम लोग हमारे कस्टमर्स को ये 3 फेजेस में आज कॉल करते हैं, पोस्ट परचेस, 1 महीने के बाद, और एक्सचेंज के लिए। ये मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। हमारा 8 लोगों का CRM टीम है, जिसका काम एक ही है, फोन करना। बाकी उनको कोई काम नहीं है, वो फ्लोर पे आते नहीं है, दिखते नहीं है किसी को, वो पीछे बैठे हुए बैक एंड पे। जैसे ही कस्टमर हमारे से परचेस करके गया, दिन के 800 700 800 बिल होते हैं अप्रोक्सीमेटली, 700 बिल हो गए, दूसरे दिनों लिस्ट रात को प्रिंट आउट पहुंच जाता है CRM टीम के पास। वो उनको फोन करते हैं कि सर कल आप हमारे स्टोर पे आए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसको हमने गूगल शीट से इंटीग्रेट किया है और क्वेश्चनर्स डाला है और रेटिंग डाला है 1 से 5 का। जो अपने को, बहुत लोगों को अपने को फोन आते हैं कि 1 से 5 तक रेट कीजिए होटल्स के, इसके सेम सिस्टम। रैंडम क्वेश्चन कुछ नहीं, सिस्टम 7 क्वेश्चन सेट है, वही क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं, 1 to 5 का मार्किंग मिलता है, और उसके ऊपर से हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स निकले, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। मैं आपको आगे एक प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, जो हम लोग MMR करते हैं उसका दिखाऊंगा मैं। तो ये है, तो एक फोन जाता है नेक्स्ट डे, एक फोन जाता है 1 महीने के बाद। इसके क्वेश्चन अलग है। इसके क्वेश्चन ये है कि सर आप हमसे परचेस करके चले गए थे, प्रोडक्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज है, कोई कंप्लेंट्स है, तो प्लीज बताइए। ये फोन बहुत कम लोग करते हैं, पर ये फोन हम लोग 1 महीने के बाद करते ही करते हैं। ये फोन हम करते हैं, ये फोन हम करते हैं। और एक फोन जाता है एक्सचेंज। सबके दुकान में एक्सचेंज काफी होता है, बदली आया, एक्सचेंज करके गया। एक्सचेंज का डेटा निकलता है शाम को, कितने लोगों ने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज वाले कस्टमर सबसे, अपन बोलते हैं, मतलब सबसे इरिटेटिंग कस्टमर है, बदली बहुत करते हैं। बट उनको जब आप फोन करोगे कि आप एक्सचेंज करके गए प्रोडक्ट, अभी तो प्रोडक्ट ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो वापस आ जाइए एक्सचेंज करने के लिए, हम लोग खुला सामने से बोलते हैं। कोई नहीं आता है, 99% लोग नहीं आते। बट जब हम सामने से बोलते हैं कि सर आप एक्सचेंज करके गए, आप प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कुछ होगा तो सर हम बैठे, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। सो ये 3 पैरामीटर्स पे हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स बनता है। वो इंडेक्स का हमारा, अभी मैं आगे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, एवरेज 85 से 92% के बीच में हमारा रेटिंग आता है, विच इज गुड। एनीथिंग बियॉन्ड 80 इज गुड। 80% आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी। सेकेंड थिंग, हम लोग EAI करते हैं। व्हाट इज EAI? Customer is important. Who is the most second important in the organization? Employee. So EAI stands for Employee Engagement Index. जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री इंडेक्स है, वैसे हमारे जो 200, आज 300 लोग काम कर रहे हैं, 300 लोग खुश है या नहीं है, उनका प्रॉब्लम क्या है? सिंपल रीजन, ग्रोइंग पीपल इज ग्रोइंग सेल्स। पेपर में ऐड देके सेल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट उसको दुकान के आने के बाद अगर सर्विस नहीं मिली, कुछ नहीं। तो हमारा एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स चलता है, EEI। उसके हम लोग क्या करते हैं, एवरी मंथ ये इंडेक्स चलता है। हमारे HRs है, दोनों स्टोर के अलग HRs है। HRs 1-on-1 हर एक सेल्समैन के साथ में बैठते हैं। उसका भी हमारा क्वेश्चनर पूरा सेट है, उसमें उसको पूछा जाता है
उसमें एक 2-3 क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करता हूँ, बाकी बड़ा लिस्ट है कि डज योर ओपिनियन मैटर इन द कंपनी, तुम्हारा ओपिनियन है क्या कंपनी में, तुमको कोई पूछता है क्या। सेकंड समझ लो, पूछ लिया उसको कि आर यू सेटिस्फाइड, तुमको कंपनी में ग्रोथ दिखता है क्या, तुम्हारा क्या सजेशन है कंपनी के लिए। तो ये हम ऐसे 12 क्वेश्चन है, आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट हर महीने हमारा एचआर बैठ के पढ़ता है। इसमें अभी आपको ऑफिस में प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा तो एंगेज, सेमी एंगेज करके दिखेगा आपको। तो एंगेज मतलब 85-86% ऑफ द स्टाफ इज एंगेज, दे नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग। उनको कंपनी का विजन पता होता है, उनको वीएम पता होता है, उनको। अब जो मेरे जितने सेल्स मैनेजर्स है, कोई भी जीपी छोड़ के बात नहीं करता है। जीपी की बात करो, एनपी की बात करो, कितना बिका, क्या बिका, टर्नओवर कितना हुआ, किसी को कोई लेने देने। तो ये दिस इज अगेन अवेयरनेस अबाउट व्हाट द कंपनी इज वांटिंग फ्रॉम यू। कंपनी इज वांटिंग जीपी फ्रॉम यू। प्रॉफिट चाहिए मेरे को, कितना माल बेचा, ठीक है, प्रॉफिटेबल माल बेचा तो बात करो। तो वो एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स का पार्ट है, ये एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। सेकंड, ऑटोबॉट। बहुत लोगों को ऑटोबॉट पता होगा, बहुत लोग यूज भी करते होंगे। बाय द वे, जो ये सब बता रहा हूं मैं यहाँ से, बहुत लोग यूज भी करते होंगे। सो जो यूज करते हैं परफेक्ट, एक्सीलेंट, बट जो नहीं यूज करते, प्लीज, आई थिंक स्टोर साइज डजंट मैटर। आपका स्टोर 300 फुट है, 400 फुट है, 500 फुट है, 5000 फुट है, 50,000 फुट के, ये सब हर एक स्टोर में अप्लाई हो सकता है। इसकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो मल्टी चेन स्टोर्स में है वो डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा स्टोर चलाने तो करना ही है। सो ऑटोबॉट, ऑटोबॉट क्या है? आज हमारा एक नंबर है 9822094093। अभी भी आप कोई भी यहाँ पे वो नंबर पे एक व्हाट्सएप भेज देना, हाय, आपको रिप्लाई आएगा। करंट स्कीम्स, हाउ कैन वी हेल्प यू। करंट स्कीम्स में आप डालो नंबर 2, आपको जो जो स्टॉक में रनिंग स्कीम्स है अभी आपके मोबाइल में आ जाएंगे। तो दिस इज अगेन पैसिव, इसमें कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे हम लोग इसमें लोगों को एंगेज करना चालू कर रहे हैं। जोड़ी लगाओ, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको। सीआरएम, ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ये लोग सब करते हैं, प्रमोशनल कॉल्स, बर्थडे, न्यू प्रोडक्ट। बट अलग क्या करते हैं? अब टेक्नोलॉजी कहां पे काम आती है इसमें? अब समझिए हरीश भाई हमारे यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं, ही इज अ रेगुलर क्लाइंट, हिज एंटायर परचेस इज मैप्ड एट माई स्टोर। हमारे दुकान में जितना वो परचेस करते हैं साल भर में पूरा मैपिंग होता है। तो वो मैपिंग के तौर पे हम लोग देखते हैं, हमारे जो सीआरएम टीम है वो देखता है कि हरीश भाई हमेशा आते हैं और पार्क एवेन्यू का शर्ट लेके जाते हैं, साइज 40, और उनका प्रेफरेंस चेक्स है। डेटा बोलता है ना, सब कुछ है डेटा में, जितना ड्रिल डाउन करोगे उतना कम है। तो जब मेरे पास पार्क एवेन्यू का चेक्स का शर्ट आता है, उनको कॉल जाएगा, सर पार्क एवेन्यू आपका फेवरेट ब्रांड है सर, चेक्स का माल नया आया है, आप कब आ रहे हो। सो दिस इज अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन सीआरएम। पर्सनलाइज्ड, आपके पर्सनल शॉपिंग ट्रेंड्स के हिसाब से वी गिव यू कॉल्स। तो ये हम लोग एक कर रहे हैं। आरएफआईडी, आरएफआईडी हमने अभी रिसेंटली चालू किया है। अभी तो फॉर्चुनेटली हार्ड टैग्स में आरएफआईडी आ गया है। अब आरएफआईडी का तो सबको यूज पता है, उसमें हम लोगों ने गारमेंट्स में लगाना चालू कर दिया है अभी। इसके सबसे ज्यादा एडवांटेजेस जो हमको मिल रहे हैं, एक तो स्टॉक टेकिंग, आपको सिर्फ आरती उतारना है, पूरा स्टॉक आपके हाथ में आ जाता है। दूसरा, शॉपिंग ट्रेंड्स। शॉपिंग ट्रेंड्स क्या है? अगर एक ये ऑरेंज कलर का शर्ट है और ये ट्रायल रूम में 10 बार जाके बाहर आ रहा है पर बिक रहा नहीं है, सो ये मेरा प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाता है कि ये ट्रायल रूम में जाता है बट नहीं बिक रहा है। सो ट्रायल रूम के साथ उसको मैप किया है। तो ये अभी हमारा ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, अभी ट्रायल रन चल रहा है इसका, ये भी एक हम लोग मैप कर रहे हैं। बाकी जोड़ी लगा, तो ये कॉन्सेप्ट आई डोंट नो इंडिया में कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, बट ये थोड़ा सा मैंने बनवाया है। इसमें क्या है, आज हमारे स्टोर में जितने लोग आते हैं, जितने कस्टमर्स आते हैं, जैसे ही वो एंटर करते हैं, मेरे 2-3 होस्टेसेस खड़े होते हैं वहां पे, उनको ग्रीट करते हैं। और अगर वो रेगुलर कस्टमर है तो उसके पास एक खुद का क्यूआर कोड है, अगर नहीं है तो उसको सिर्फ मेरे को मोबाइल नंबर बोलना है, मैं उसको क्यूआर कोड का रिसीट या व्हाट्सएप भेज देता हूँ, उसके पास वो व्हाट्सएप आ जाता है। अब ये क्यूआर कोड क्या करता है? अब ये क्यूआर कोड कस्टमर का आइडेंटिटी हो गया। अब जब वो मेरे सेक्शन में आता है, समझो वो शूटिंग सेक्शन में आ गया, तो मेरे जो मैनेजर्स है उनका काम क्या है? जोड़ी लगाओ, शादी कराओ। वो कस्टमर का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वो सेल्समैन का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, चले गया। अब ये हो गया। अब उसमें क्या होता है, जब वो कस्टमर और सेल्समैन का इंटरेक्शन होता है, उसने कुछ ले लिया, कर लिया, अब हो गया। अब वो कस्टमर चले जाता है सारी सेक्शन में, सारी सेक्शन में सेम चीज अप्लाई होती है। जैसे वो सारी सेक्शन में जाता है, अगेन क्यूआर कोड सेल्समैन का, क्यूआर कोड कस्टमर का, जोड़ी लगा दिया, छोड़ दिया। अब जब मल्टी डिपार्टमेंट्स में घूम के आता है,
तो एंड ऑफ द डे जब हम एनालिसिस के लिए बैठते हैं, मेरे पास क्या क्या एनालिसिस आता है? एक, कौन सा कस्टमर ने कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड किया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन। अगर मैंने एक सेल्समैन के पास में 10 कस्टमर दिए तो उसने कितनों को कन्वर्ट किया, कितने उसके हाथ से वापस चले गए। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कि एक कस्टमर रहेगा जो उसका वर्किंग लाइव वर्किंग टाइम आता है अपने हाथ में, कि दुकान में एंगेज कितना टाइम रहा वो, भले उसके 10 घंटे का ड्यूटी, 8 घंटे का ड्यूटी है, पर वो 6 घंटा या 3 घंटा काम किया, एंगेज ड्यूटी। उस ड्यूटी के अंदर ऐसे कुछ बंदे मिलते हैं जो 3 घंटे में 2 लाख का माल बेच देते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो 8 घंटे में 2 लाख का बेचते हैं। तो मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसके साथ बैठ के बात करना चाहिए, ये। सो ये जो ट्रैकिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुल ट्रैकिंग है। ये कोई आपको आई डोंट नो कौन सा सॉफ्टवेयर देगा, बट ये हम लोगों ने कस्टमाइज करके लिया हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। कस्टमर का सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, सॉरी सेल्समैन का सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, प्लस कस्टमर का ट्रैकिंग हो जाता है। सेकंड, इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं इस पे अभी ज्यादा इलोबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो वही है, पहले जो हम लोग माल भर के बैठते थे, अब उसमें मैंने लिखा भी है, नो मोर बुफे ओनली आला कार्ट है। बुफे नहीं लगेगा, जो चाहिए ऑर्डर दो, आ जाएगा टेबल पे। तो वो सिस्टम हम लोगों ने हर एक फील्ड के लिए चालू किया। अब मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये फिगर्स से थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च रेमंड का है। हम लोगों ने 54,000 मीटर परचेस किया, 39,000 सेल किया, क्लोजिंग बैलेंस मेरा 21,000 मीटर था। कितना अमाउंट अटका मेरा? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ स्टॉक में अटका। कितने बार घुमा माल? 2.5 बार घुमा। नया सिस्टम लाके हमने ये 2000, ये लेटेस्ट लास्ट ईयर का डेटा है, 27,000 परचेस किया, 23,000 बिका, मेरा क्लोजिंग बैलेंस 6,000 मीटर माल मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरा अमाउंट कितना अटका हुआ है? 1 करोड़। और घुमा कितने बार? 4 बार। मैंने कितना अमाउंट फ्री कर दिया? अब ये पहले का इफेक्ट नहीं है, उसके लिए 39 के जगह पे 23 सेल हुआ है, बट स्टिल 4 बार माल घुमा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत सक्सेस मिला है मेरे को। और ये एक ही ब्रांड का मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग शूटिंग रिलेटेड है, उसके लिए शूटिंग है। मेरे पास साड़ी है तो साड़ी का भी डेटा है, मेरे पास रेडीमेड का भी डेटा है, मेरे पास रेडीमेड एथनिक का भी डेटा है, जो आज की तारीख में सबसे घातक है। रेडीमेड एथनिक में इधर आ जाता है सब कुछ, ना सेल में बिकता है, ना कोई फ्री लेता है। वो एक चीज है। इसके आगे ये तो हो गया, पहले हम लोग डेटा कैसा पढ़ते थे और आज हम डेटा कैसा पढ़ते हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। पहले हम लोग डेटा ऐसा पढ़ते थे, कैटेगरी रेमंड, शूटिंग, परचेस, कितना कितना। आज हम डेटा ऐसा पढ़ते हैं, शूटिंग चेक्स रेमंड, शूटिंग जैकार्ड रेमंड, शूटिंग प्लेन रेमंड, शूटिंग प्रिंटेड रेमंड, शूटिंग स्ट्राइप रेमंड, शूटिंग स्ट्रक्चर रेमंड। अब ये जगह कम है, अगर मेरे को आज बैठ के चेक्स के अंदर ब्लू कितने, ग्रे कितने, ब्राउन कितने, इसमें भी घुसना है, 2 मिनट का काम है। तो जब हम लोग बुकिंग पे बैठते हैं, हमको पता है ब्लू चेक्स को हाथ नहीं लगाना। चेक्स दिख रहा है, बिक रहा है, पर ब्लू चेक्स नहीं लेना, स्टॉक में पड़ा है। ग्रे बिक रहा है, ग्रे लो। तो सेम चीज इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जानबूझ के मैं थोड़ा डेटा शेयर किया है आपके साथ में, ठीक है, ये अभी नहीं। सो ये एक डेटा बेसिकली जो मैं डेटा का बात कर रहा था, ये सब टेक्नोलॉजी थ्रू पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी। आज हमारे पूरे शूटिंग सेटिंग में बारकोड है, पूरा बारकोडेड है, मैनुअल कुछ भी नहीं है उसमें। उसी की वजह से ट्रैकिंग मिलती है। जब माल खुलता है उसको वही टाइप से बारकोड में कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टाइल, वो सब डाल के हम लोग कलर के साथ में उसको डालते हैं। सो हमको क्लैरिटी आता है कि क्या माल है, क्या माल नहीं है, क्या माल लेना है, क्या माल नहीं लेना है। तो ये एक चीज था। अब आगे का एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, किसी को कुछ क्वेश्चन है या बाद में? बाद में। तो अब हम लोग जो करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सिर्फ ऑपरेशंस में हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग का पूरा टीम क्रिएट करके रखा हुआ है जो अपने अंडर एक काम करता है। हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, केपीआई, केआरए, सबको अपना काम पता है, क्या करना है, क्या नहीं करता है। हर एक आदमी का आज हमारे दुकान में, हर एक आदमी का आज 300 लोग काम कर रहे हैं, सबका डिजिटल चेकलिस्ट है। कुछ भी पेपर पे नहीं होता है, बाय द वे, सब डिजिटल है। सबका डिजिटल चेकलिस्ट है। मेरा चेकलिस्ट दिन भर में कितना काम है मेरे को टिक करना है। अनपढ़ है तो भी आज मोबाइल सबको आता है, सबके मोबाइल में चेकलिस्ट डाल दिया है। दुकान में टैब रखा हुआ है, मोबाइल डिपॉजिट के बाद टैब से होता है, तो उसको उसका चेकलिस्ट मैप करना है। अब आगे का स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, इसको हम लोग एमएमआर बोलते हैं और इसका एक डब्ल्यूएमआर भी होता है। डब्ल्यूएमआर इज वीकली मैनेजमेंट रिव्यू, जिसमें हम लोग हर मंडे ये रिव्यू लेते हैं
और एक होता है एमएमआर जो हम मंथ में एक बार लेते हैं। एमएमआर बड़ा चलता है, एमएमआर लगभग 1-1.5 घंटे का चलता है। आज सुबह भी जब मैं नहीं था बुकिंग में 1.5 घंटे के लिए, तो 1.5-2 घंटे के लिए आज एमएमआर ही चला हमारा। एमएमआर में हम लोग को पूरा महीने का क्या था क्या नहीं हुआ, जैसे कोई एक कंपनी का जैसे एक बोर्ड मीटिंग टाइप होता है, वैसा हमारा जितने क्लोज मैनेजर्स है, हमारे जो मेन डिसीजन मेकर्स है, वो सब लोग उस पर बोर्ड पे आते हैं। सो हमारा एक बाय द वे हमारा एक एमडीओ सेटअप है। एमडीओ इज मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफिस, जैसे पीएमओ होता है। उसमें हम लोगों के 6 लोग हैं जो पूरा एमडीओ रन करते हैं। उसमें हमारा एमआईएस का बंदा है, एक हमारे ऑडिट मैनेजमेंट की टीम है, फ्लोर मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है। ऐसे हमारे 7 लोग हैं टोटल में, 6 से 7 लोग, वो लोग पूरा ये रन करते हैं। तो ये जो हम लोग एमएमआर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एमएमआर में बहुत सारा डेटा अपने को आपको देखने को मिलेगा जो मैंने कंपाइल, ये रेगुलर एमएमआर है, सिर्फ मैंने जानबूझ के थोड़े नंबर्स ट्विक किए हुए। नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स एमएमआर में नहीं दिखेंगे आपको, थोड़े से ट्विक किए इधर से उधर, तो वो जानबूझ के किए। तो वह ये थर्ड वाला स्लाइड लगाना। ये एमएमआर बाय द वे स्टोर मैनेजर बनाता है, ये मैं नहीं बनाता हूँ। जो मैंने आपको एचआर का बोला था, ईए एनालिसिस, ये मे का है। 87% रेटिंग एंगेज। अगर 80 के ऊपर स्कोरिंग आया इसमें, जो मैंने ईए आपको बोला था, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स, ये उसका बात है। अगर ये 80 के नीचे गया तो इसके ऊपर बात होती है। 80 के ऊपर रहा तो हम लोग जनरली इस पर बात नहीं करते। 80 के नीचे गया तो सेमी एंगेज बोलते हैं। तो हमको उसमें फिर पॉइंट्स आते हैं कि एम्प्लॉय अपना स्टाफ को क्या क्या इश्यूज है जिसकी वजह से रेटिंग ड्रॉप हुआ है, तो फिर वो शीट लेके बैठ के उस पर डिस्कशन होता है। ये ऑब्वियसली ये सब करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हम लोग सेल कंपैरिजन करते हैं, मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ ऊपर गया, ये पूरा सेल है। अगेन हम लोग ड्रिल डाउन करते हैं इसको, एवीपी, एएसपी, एबीएस, ये 3 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज बिलिंग वैल्यू, एवरेज सेल्स प्राइस, एवरेज बास्केट साइज। सो सबको ये पता है नहीं है तो भी मैं एक बार बता देता हूँ। एवरेज बिलिंग वैल्यू इज, एक बिल लगभग दुकान में 2400 रुपए का होता है, सिंगल बिल। एएसपी मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस, एक प्रोडक्ट का एवरेज सेलिंग प्राइस 1300 रुपया है। एबीएस एवरेज बास्केट साइज 1.8, मतलब समझो 2 आइटम, एक आदमी आता है तो 2 आइटम लेके जाता है। तो इन शॉर्ट अगर दुकान में कोई एक आदमी आता है तो वो 2 आइटम लेके जाता है, उसका बिलिंग लगभग 2400 रुपए का होता है और 1300 रुपए के आसपास का एक आइटम होता है अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ बिल्स अचीव और टारगेट्स, जैसे यहाँ पे हम लोग 72% टारगेट अचीव कर चुके, उससे ऊपर नहीं कर चुके। सिमिलरली मैंने बताया जैसे क्वांटिटी का भी एनालिसिस होता है। अच्छा, क्वांटिटी का भी एनालिसिस करते टाइम इसको अभी हम लोग स्प्लिट करते हैं कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो आगे आएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा उस टाइम पे। ये एवीबी एवरेज बिलिंग वैल्यू, अभी टारगेट हमारा था 2900 रुपए, 2400 रुपए पे है, तो 85% अचीवमेंट है। अगेन एबीएस, एबीएस 100% अचीवमेंट है, टारगेट वाज 1.8, वी हैव डन 1.8, सो 100% दिख रहा है। एएसपी अगेन सेम चीज। कन्वर्जन परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कन्वर्जन है। आज 43% कस्टमर्स दुकान में कन्वर्ट हो रहे हैं और बाकी 57 वापस जा रहे हैं। सो ये एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। इसको बाद में जाके हम लोग वापस सेग्रीगेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। मे भी कोई डिपार्टमेंट में 90% आया, कोई डिपार्टमेंट 30% आया, तो एवरेज आउट इधर आता है उसका। डिपार्टमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन, कौन सा डिपार्टमेंट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये उसका एक एनालिसिस है। 36 है, शूटिंग शर्टिंग मिलके लगभग 20 कुछ है, सारी 22% है, लेडीज रेडीमेड और एथनिक, ये सेल में इनका कंट्रीब्यूशन है। अगेन नंबर ऑफ कस्टमर्स, मेल कितना, फीमेल कितना, हम लोग पूरा डेप्थ में उसको रखते हैं तो वो ध्यान में आता है। ओवरऑल फुटफॉल मेल, ये मैं थोड़ा पास ऑन कर देता हूँ, ये इतना, ये क्रिटिकल है। ये मंथ ऑन मंथ होता है और ये वीकली भी होता है। डिपार्टमेंट वाइज सेल क्वांटिटी, अब जैसे इसका अगर उदाहरण दूं, साड़ी का स्टॉक में 13% इसका कंट्रीब्यूशन है, बट सेल में 22% है। सो दिस इज ग्रीन, ये गुड है। सिमिलरली पीछे कौन है, अब शर्टिंग, शर्टिंग में 23% से स्टॉक में कंट्रीब्यूशन है, बट सेल में 12% है, इधर रेड है। शर्टिंग में माल कंट्रोल करना चाहिए।
तो ये एक इंडिकेटर है। फिर अभी इसके अंदर और घुसेंगे, जब ये आएगा तो वापस ये फ्लोर मैनेजर के साथ में बैठा जाएगा शर्टिंग के, कि तेरे पास एक्सेस स्टॉक है, माल जा रहा है, किस में जा रहा, तेरा माल खोलो। तो ये हम लोग मंथली रिव्यू करते हैं। ऐसे हर एक कैटेगरी का होता है, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, एवरीथिंग। एजिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये नया स्टोर है, उसके लिए थोड़ा इधर पुराना माल कम है, बट अगर ये मैं आपको MG रोड स्टोर का दिखा दूं तो वहां पे हमारे बहुत सारे अभी चैलेंजेस अभी सॉल्व हो गए, बट बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप देखेंगे, ये मेरे लिए रेड लाइन है। जुलाई से दिसंबर का 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे पास माल का, जो मेरा अटका है, जो 180 to 360 डेज है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लिक्विडेट करो, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको लिक्विडेट करना है हमको। और इसको लिक्विडेट करते टाइम भी हम लोग इसको कैटेगरी वाइज अगेन बैठ के लेते हैं, और जब मैनेजर्स के साथ बैठते हैं, ये स्टोर मैनेजर का रिव्यू है, जब फ्लोर मैनेजर्स के रिव्यू में बैठते हैं तो उनके साथ में उनके सेक्शन की बात करते हैं, तो इसको स्प्लिट करके सेक्शन वाइज बात करते हैं। और हमने और एक नया चीज किया, आई थिंक आई डोंट माइंड शेयरिंग इट विथ यू। हम लोगों ने क्या किया है कि एक टाइमलाइन बांधा है। कोई भी प्रोडक्ट दुकान में अगर 2 महीने के ऊपर रुक गया, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, तो हम लोग उस पर सेल चालू करते हैं। हमने नया एक काउंटर, हर एक फ्लोर पे एक नया काउंटर जैसे ओपन किया है, विच इज 12 महीना सेल। जो भी माल नहीं बिका वो उठा के 2 महीने के बाद उधर डाल देते हैं। इन्वेंट्री हम लोगों को एक सीजन के आगे कैरी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। उसको एट कॉस्ट लिक्विडेट करना पड़ा वो भी करेंगे। तो अगर उसको 2 महीना हो गया तो हम लोग उसको सेल में डालते हैं 10 से 15% के बीच में प्रोडक्ट को। उसके बाद में अगर उसको 60 से 90 डेज हो गए तो हम लोग 5-7% और बढ़ा देते हैं उसके ऊपर। और अगर उसके ऊपर चले गया तो हम लोग परसेंटेज वाइज उसको बढ़ाते जाते हैं। जब तक वो लिक्विडेट नहीं होता है हम लोग उसको परसेंटेज में बढ़ाना। टारगेट एक ही है, सीजन के पहले खत्म करना, नेक्स्ट सीजन उसको कैरी नहीं करना। तो ये एक स्लाइड है एजिंग की। जीपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा माल बेचना है, नहीं बेचना है, मिनिमम जीपी। अब इधर एवरेज आउट जीपी जो आ रहा है, ये सब फिगर्स है। 32% मेरा आ रहा है, कैटेगरी वाइज जीपी आ रहा है। सो अगर इसके ऊपर से मैं चले जाऊं तो लगभग सब कुछ अभी तक तो कंट्रोल में है, ऐसा कोई है नहीं। शूटिंग सेटिंग में हाईएस्ट जीपी है, ये मेरे लिए शॉकिंग था ऑनेस्टली, मेरे को नहीं मालूम था। जब तक शूटिंग सेटिंग टेक ओवर नहीं किया मेरे को मालूम नहीं था। ये इधर आता है। बाकी तो जीपी पे भी बहुत सारी बातें होती है कि अभी हम लोग टारगेट जीपी के देते हैं। जीपी एनपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस, जैसे बोलते हैं कि बॉटम लाइन टॉप लाइन। अब वही फंडा हम लोगों ने, हमारे पूरे मैनेजर्स यही फंडे से बात करते हैं। जीपी अगर लेस आया, अगर 25% के नीचे जीपी आया उसका, तो उसको बैठने का है साथ में। देन ही हैज टू मैनेजर इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा? हाँ, प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, आपका सूट का कैटेगरी आपको 35% जीपी दे रहा है, शेरवानी नहीं दे रहा है, तो शेरवानी पे काम करना चाहिए। हम लोग उसको डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज स्प्लिट करते हैं। नहीं नहीं, आप कितना जीपी बढ़ाओगे? अगर आपके पास शेरवानी का माल अटका है, आप एथनिक डिपार्टमेंट अगर आप बात करो, एथनिक डिपार्टमेंट का ओवरऑल जीपी 35% है, यू आर सेटिस्फाइड, 35% जीपी आ रहा है, आई एम हैप्पी। बट जब उसको फोड़ के देखोगे आपको पता चलेगा आपको कोई चीज 40% दे रही है, कोई चीज 20% दे रही है, तो आपको 20% पे लेके बैठना पड़ेगा, उसका माल आपको रुकाना पड़ेगा, ये लिक्विडेट करना पड़ेगा। अगर लिक्विडेट नहीं करोगे इन्वेंट्री बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ने के बाद फिर आपको मालूम है मतलब क्या करना पड़ेगा, और निकालने के लिए आप निकालोगे कैसे? मेजरली एथनिक पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मी तो जीपी अगर माल अटक गया, तो रोटेशन रुक गया। शेल्फ स्पेस कितनी है? 100 शेरवानी, अगर 100 शेरवानी से 80 अटक गई तो क्या जीपी क्या रोटेशन? नया माल लाएंगे अपन 100%, तो उसके लिए तो उसको लेके बैठना है ना कि क्या हुआ, वेयर वी वेंट रॉन्ग। सो द एनालिसिस इज नॉट टू इंक्रीज द जीपी, वेयर वी वेंट रॉन्ग, करेक्शन किधर करना है, यही सीजन में करना है। अगले सीजन में अगर वो शेरवानी लेके चले जाओ या वो एथनिक लेके चले जाओ, नहीं बिकने वाला। और एथनिक तो मालूम है फ्री में भी नहीं लेता है कोई, शर्ट ट्राउजर तो भी परसेंटेज में निकल जाएगा, साड़ी निकल जाएगा, घाघरा और एथनिक कितना भी डिस्काउंट तो नहीं जाता है। हम लोगों ने सब ट्राई करके देखा, एक पे एक फ्री करके देखा, सब करके देखा, नहीं, इट डजंट मूव। जो मैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की बात कर रहा था, ये स्टोर मैनेजर की केपीआई है।
उसके KPI ये हिसाब से डिसाइड होता है, 100 में से उसको 75 मार्क्स मिले। कहाँ कहाँ पे कम पड़ा है वो यहाँ पे दिखता है। रेवेन्यू अचीवमेंट में उसको 10 में से 6 है, ये एट्रिशन, प्रोसेस एडरेंस, प्रोसेस में कम आया है, ये हर एक चीज में। अब हमें 25% अचीव करना था, 28 किया हुआ है, तो उधर प्लस माइनस है। तो ये पूरा एक मार्कशीट बनता है हर एक आदमी का, ये स्टोर मैनेजर का भी बनता है और अभी हर एक सेल्समैन का भी बनाना चालू किया है जस्ट लास्ट मंथ से। हर एक सेल्समैन का ये परफॉर्मेंस शीट बनता है। जो मैं EI एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंडेक्स की बात कर रहा था, तब हम लोग वो सेल्समैन का मार्कशीट लेके भी बैठते हैं कि तेरे को 100 में से 70 आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझा, क्या माल नहीं था। बहुत बार क्या होता है, मैं क्या करूं सर, माल ही नहीं था, मैं क्या बेचूं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर हम लोग EI में घुसते हैं। यस, ये मैंने चेंज किए फिगर्स, ये मैंने फिगर सब चेंज किया। ये रेफरेंस इमेज है, ये रेफरेंस फिगर्स है, ये PPT में सब फिगर चेंज किए मैंने, एक्चुअल फिगर्स नहीं डाले। ओनली फॉर द सिस्टम, ये फिगर्स पे कोई चाहिए मत आप, ये ओनली प्रेजेंटेशन पर्पस फिगर्स है। ये फिगर्स मैनिपुलेट किए मैंने, सेम एक्चुअल फिगर्स मैंने इधर नहीं डाले। ये शीट बनता है एक्सपेंसेस। अब GP इधर से कंट्रोल होता है। ये एक शीट है, इसमें परसेंटेज वाइज कितना कितना एक्सपेंसेस में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कॉस्ट कंट्रोल शीट बनाया है जो अनफॉर्चुनेटली मैं ला नहीं सका, बट सेम चीज होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, अप्रैल मई जून और आज का जुलाई आएगा, तो हम लोग एक उसका बेस बना के रखते हैं। फिगर सगळे मैनिपुलेटेड है, फिगर एक भी सही नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं। ये सिर्फ ये फिगर्स मेरे नहीं है बाय द वे। वापस एक बार, हाँ हेड देखो, सबके एक्सपेंसेस हेड बदल सकते, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, फिगर्स आर कंप्लीटली मैनिपुलेटेड, बट क्या करना चाहिए हमको, ऑल मिक्स एंड मैच, ऑल मिक्स एंड मैच, सब मैनिपुलेटेड है। सो किसके लिए आइडियल क्या है, वो हर एक के लिए आइडियल अलग रहता है, सबके अलग रहते हैं। तो उसके लिए कोई उसका थंब रूल नहीं है, बट कॉस्ट मैनेज करना सबके लिए थंब रूल होना चाहिए कि कंपनी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, हम लोग मॉनिटर करके आपको मतलब जस्ट एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। हम लोगों ने जब बाहर से चाय लाते थे स्टाफ के लिए, तो हमको 5 रुपए में एक चाय पड़ता है, आज भी नगर में 5 रुपए का एक पड़ता है हमको। तो हमने बीच में खुद ने बनाना चालू किया था। जब हमने वो कॉस्ट कैलकुलेशन किया तो हमारे टी एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्योंकि दूध एक्सेस आ जाता था, चाय की पत्ती पड़ी रहती थी, एक्सेस में आती थी। तो वो छोटा एनालिसिस है, बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, पूरे मंथ में वो हार्डली 5 से 10 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। बट अगर ऐसे आप 10 आइटम भी ढूंढ लो और उसको ईयर में कैलकुलेट कर लो, तो आप 2-3 लाख रुपए तो बचा लोगे स्ट्रेट ऑफ। सो इतना फोकस करके कॉस्ट कंट्रोल शीट की मैं बात कर रहा था। तो ये एक मंथ के एक्सपेंसेस है। स्टोर मैनेजर कॉस्ट कंट्रोल शीट भी बनाता है, जिसके अंदर लास्ट 3 महीने का कॉस्ट आता है। हम लोग एक उसका क्या बोलते हैं उसको, एवरेज आउट कर देते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझो, टू गिव एन एग्जांपल, लाइट बिल मेरा 100 रुपए आता है, कभी 80 आता है, कभी 90 आता है, कभी 100 आता है, तो उसका एवरेज हमने समझो 90 कर दिया, तो 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी दिन 100 रुपए हो गया तो उस मंथ में वो रेड में आएगा कि इस मंथ ये ज्यादा चले गए, तो ये क्यों गया, फिर उस पर स्क्रूटनी चालू होती है। जो ऑडिटिंग हम लोग करते हैं, ऑडिट प्रोसेस जो होता है, जो रेड दिखता है उस पर ऑडिट होता है। ये चाय का ऑडिट ऐसे ही हुआ, चाय के एक्सपेंस क्यों बढ़ गए। अब बीच में हम लोगों के जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये जो पार्सल एंड पैकेजिंग कुरियर चार्जेस है वो हाई हो गए थे, तो ये एकदम से हाई क्यों हो गया। तो हम लोग बैठे तो पता चला GR बहुत हो गया कंपनी का। तो क्या होता है, उसके वजह से पता चलता है कि क्यों, सिर्फ छोड़ के नहीं हो गया देखेंगे, छोटा छोटा मैटर है, वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वी मेक श्योर वी कंट्रोल देम। ये पूरे कंपनी का है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक, ये मंथली फीडबैक का जो मैं CSI इंडेक्स स्कोर की बात कर रहा था, सो ये हिसाब से स्कोर वेरी होते हैं, 91, 91, 92, 93, इस महीने ड्रॉप हुआ। सो ये हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। कॉलिंग, सो ये फीडबैक कॉल है जो मैंने आपको बताया कि कैसा रहा, यू हैड कम डाउन, उसका भी परसेंटेज
बहुत लोग फोन नहीं उठाते, बहुत लोग फोन नहीं उठाते, तो उसके लिए ड्रॉप भी होता है। बट अगर फोन नहीं उठाते तो हम लोग ज्यादा लोगों को फोन करने की कोशिश करते हैं टारगेट अचीव करने के लिए, पिछला बैकलॉग भी निकाल के फोन करते हैं। ये अगेन ओल्ड कस्टमर्स, सो देयर आर टू, हम लोग दो टाइप के कस्टमर को फोन करते हैं, ओल्ड एंड न्यू, NBR CRR, तो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप। तो ओल्ड कस्टमर्स को कॉल करते हैं, ओल्ड कस्टमर्स फोन उठाते हैं, आप मार्क करो, ये ओल्ड है, किधर गया ये, हाँ इधर 36% लोगों ने फोन उठाए, ओल्ड कस्टमर में 75% लोगों ने कॉल उठाए। सो दिस इज अ डिफरेंस। ओल्ड कस्टमर के पास नंबर भी सेव्ड है हमारे, तो जैसे हम लोग कॉल करते कि कोई प्रॉब्लम आया तो हमको बताना, लोग सेव करते हैं फोन और लोग उठाते भी है फोन। ये न्यू कस्टमर 36% नहीं उठाते, टाइम लगता है, जैसे जैसे रिलेशनशिप डेवलप होता है। एक्सचेंज, जो मैं आपके बात कर रहा था कि एक्सचेंज के बाद हम फोन लगाते हैं, 37% अचीवमेंट है। प्रमोशनल कॉल्स, ये ठीक है, ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं। अब ये CRM है, जैसे मैंने स्टोर मैनेजर का दिखाया था, हर एक बंदे का परसेंटेज बनता है। अब ये टास्क, जो जो हम लोग टास्क में बोला था, नंबर ऑफ चेकलिस्ट है, FMS चल रहे हैं, तो ये सब टास्क है, जिसकी चेकलिस्ट हमारे पास है, ये ठीक है। ये प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन शीट्स भी हमने बनाई है बाय द वे, छोटी छोटी चीजें, सबके गूगल फॉर्म्स है, मैनिक्विन कब चेंज करना है, वेडिंग शीट बनानी है, CSI फीडबैक फॉर्म बनाना है, स्क्रैप कब करना है, कैश डिपॉजिट का एक चेक बनाया, ओके चेकलिस्ट बनाया है। मैनेजर हैज टू विजिट द वेयरहाउस एवरी डे, द मैनेजर हैज टू विजिट द वेयरहाउस थ्राइस, 3 बार जाना ही है, हमारा वेयरहाउस फॉर्चुनेटली ऊपर ही है, तो 3 बार तो हर एक को जाना ही है। तो ऐसे हम लोग ने कुछ बना के रखे हुए। ऑपरेशंस, ये हर एक का चेकलिस्ट का स्कोर, कौन कितनी फॉलो कर रहा है, जो मैंने चेकलिस्ट अभी आपसे डिस्कस की। परफॉर्मेंस, अगेन जो हमारे टीम है, कोर टीम है, ये उनका सबका परफॉर्मेंस है। सो दिस इज अबाउट, जो मैं आपको टेक्नोलॉजी का बोल रहा था कि यूज, तो ये जो टेक्नोलॉजी का है, ये हम इतना यूज आज के तारीख में कर रहे हैं, इसमें और हम लोग एड ऑन चीजें करने वाले हैं बहुत अभी, तो वो अभी आज की मीटिंग में 2-3 पॉइंट्स हो रहा है। सो माय इंटेंशन ऑफ शोइंग दिस टू हरीश काका, न्यू दिस, उन्होंने देखा हुआ है, उनको पता है कैसा चलता है, पूरा इतना डिटेल में आपने आज पहले बार देखा होगा, पर उनको ओवरऑल आइडिया था। तो जब उनसे बात हुआ तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अपन ये शेयर करते हैं सबके साथ में, क्योंकि अगेन मैं वही बोलूंगा आपको कि इट डजंट मैटर स्टोर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, अगर ये हम लोग मॉनिटर कर ले तो इसके वजह से अब ऑपरेशन नहीं देखना पड़ता है। अब मेरा फोकस सिर्फ परचेस और ग्रोथ ऑफ द कंपनी पे, ये छोटी छोटी चीजें, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं हुआ, माल ये स्टॉक में नहीं है, मेरा लुकआउट ही नहीं है, और पूरा डेलीगेट करके छोड़ दिया हुआ है, हम लोग इसमें देखते नहीं है। तो आज जो अपने पास, जिसके पास जितना डेटा है, अगर आप डेटा को कंपाइल करो एक जगह पे, और अगर एक जगह पे उसको प्रेजेंट करना चालू करो, और आपके टीम्स के साथ मीटिंग, अभी विशाल कुठे आहे तू, इकडे, ये विशाल है, ये हमारा पूरा शूटिंग सेक्शन का हेड है। अब ये है, इसके साथ में एक महेश है, आज जो महेश को आप पहचानते हो, महेश अनपढ़, लिखना पढ़ना भी नहीं आता। जब हमने ये चालू किया, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मेरे को इन लोगों से आया कि माल तो चाहिए, और एक जो कॉन्सेप्ट है, माल है तो बिकता है, माल है तो बिकता है, माल है तो बिकता है, लेस इज मोर, अगर यू हैव टू सर्वाइव, लेस इज मोर, नहीं तो आप माल भरो। और अब अभी जस्ट रियलाइजेशन हुआ हमको, हमारा अभी बात भी हुआ महेश का, अभी हमने अभी जो फैब्रिक सेक्शन मैंने आपको दिखाया बहुत बड़ा कर दिया, और भरने के लिए बहुत माल लग रहा है, तो आप क्या करें। तो मैंने ऑलरेडी आर्किटेक्ट से बात करके जो शूटिंग के गाले हैं, 11 गाले चेंज करके वहां पे VM कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन, माल भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा दुकान बन गया तो माल भरना पड़ेगा, और माल नहीं भरा तो गंदा दिखता है। तो हम लोग एक दिवाली के पहले 11 गाले बंद करके उस पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये लोग है आज, ये लोग सब सुबह, आज ये भी इसने मैम अटेंड किया, इन लोगों से में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो इसको भी पता नहीं है क्या सिस्टम है, क्या चलता है। आज ये लोग PPT प्रेजेंटेशन बैठ के हमारे मीटिंग्स में करते हैं, कुछ नहीं, इनको सब नंबर्स पता है। अभी भी आप इनको पूछो, ये सब आपको नंबर्स पे बात करेंगे, अभी कोई इमोशन पे बात नहीं करता। मेरा पॉइंट क्या है, बिजनेस बहुत बार इमोशन पे चलाते। जब मैंने ज्वाइन किया, मैं आपको जस्ट आई शेयर सम यू, बस तो तुझं पण सांगू,
जब मैंने बिजनेस डैड से टेक ओवर किया, थोड़ा सा फर्क था, मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ, डैड भयंकर इमोशनल थे मेरे। तो क्या होता था मेरे को, जब मैंने ये इन्वेंट्री मेनली शूटिंग शर्टिंग्स पे डाला, आज शर्टिंग सेक्शन में लगभग 25 पार्टी है हमारे पास, 25 पार्टी से काम होता है। तो मेरे को समझ नहीं रहा था कि एक ही प्रोडक्ट इससे भी आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है, ये क्यों आता है। तो वो थोड़ा तो कंट्रोल आने के बाद में, जैसे वो लोग आते थे एवरी 15 दिन और माल लिखाने की उनको आदत थी, एवरी 15-20 दिन में कुछ ना कुछ माल कोई लिखाता था। सडनली माल लिखाना बंद हो गया। आज भी मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, आज मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, यार प्रदीप भाई तो हमको कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते थे। मैं बोला मैं भी खाली पेट नहीं छोड़ूंगा, आप बैठो, सैंडविच खाओ, कॉफी पियो, मेरे से गप्पे मारो, माल जब चाहिए मैं आपको होके फोन करूंगा, मैं आपको होके फोन करूंगा। एक साल थोड़ा टफ गया मेरे को, बहुत लोगों ने मेरे को ऐसा, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूं, डैड के बाद में हमारा काम होगा कि नहीं होगा। बट एंड ऑफ द ईयर अल्टीमेटली अगर मैं किसी से 1000 मीटर का काम करता था तो 1000 मीटर का काम हो गया, सिर्फ जब मेरे को रिक्वायरमेंट थी तब हुआ। तो वो थोड़ा सा जब चेंज लाया तो ये सब और मतलब मैं पूरा क्रेडिट अगेन टेक्नोलॉजी को ही दूंगा। अगर अपने हाथ में इतने सब फिगर्स है और अपन नहीं देखे तो वो फिगर क्यों कर रहे हैं, फिर तो हाथ में वो बहीखाता लेके उससे हाथ से बिल करो, फिर क्यों बारकोडिंग करना, क्यों स्कैनिंग करना, क्यों ये सब चीजें करनी। सो दिस वाज द मेन इंटेंशन ऑफ आपको सबको दिखाने का कि क्यों टेक्नोलॉजी को हम लोगों को एनहांस करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। और हम लोग और एक सब मतलब एक कंसेप्शन ऐसा है कि सेल्समैन सेल करता है, मैं थोड़ा उस पर डिफर करता हूं। सेल्समैन नहीं सेल्स करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है, आपका मैनेजमेंट और ऑपरेशन सेल करता है। सेल्समैन सिर्फ खड़ा रहता है, अगर उसके पीछे माल नहीं रहा जो उसको चाहिए तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, एक लिमिट तक बेचेगा, उसके आगे नहीं बेचेगा। तो ऑपरेशन अगर आपके स्ट्रांग है तो आपका सेल्समैन बेचेगा। अब हम लोग और 2-3 नई कॉन्सेप्ट लाएंगे, वो अभी हरीश काका से बात करनी है। बट ये एक स्लाइड नंबर 2 लगाना ना भैया, स्लाइड नंबर 2, एक थोड़े से 2-3 थॉट्स है जो मैं पीछे नहीं सर, सेल्समैन माल बेचेगा अगर आपका परचेस और आपका गाले में माल रहा तो बेच सकेगा। कस्टमर्स हैव चेंज्ड। आज कस्टमर्स को मैं रूरल में देख रहा हूं, हमारा पहला एमजी रोड का स्टोर और ये स्टोर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे कस्टमर सेल्फ ब्राउज करता है। अगर आपका डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन और वीएम अच्छा रहा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले हमको 2 साड़ी बेचने के लिए हमारे एमजी रोड स्टोर पे 50 साड़ी दिखानी पड़ती थी, यहाँ पे 25 दिखानी पड़ती है। माल वही है, नाम वही है, प्रेजेंटेशन, वीएम और सिलेक्शन मैटर्स। आप जैसे मैंने बोला लेस इज मोर, अगर कम है अच्छा है तो बिकेगा। हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को ज्यादा दिखाने के चक्कर में कंफ्यूज करते हैं, होता है कंफ्यूज। अब मतलब मैं ऑनेस्टली देखा हूं, होता है कंफ्यूज। उससे अच्छा मतलब मैं डैड से सीखा हूं, डैड क्या करते थे, बहुत उनके पहचान के आते थे, 4 डालते थे, लेके जा, वही तो हुआ, लेस इज मोर। सो दैट इज द ओनरशिप दैट द सेल्समैन हैज टू टेक। उसको पता चलता है, जैसे मैंने आपको ट्रैकिंग बताया क्यूआर कोड का, अगर मैंने कोई कस्टमर को साथ में सेल्समैन को साथ में लेके बैठ गया और उसको बोला कि भाई तू 8 घंटे दिखा रहा है, उसमें तू 2 लाख का सेल कर रहा है, ये बंदा 3 घंटे में उतना कर रहा है, तो तू 8 घंटा क्यों कर रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, तू ज्यादा दिखा रहा है क्या, उतना जरूरत है क्या। तो जब ये रिवर, अच्छा और एक चीज मैं बोलना भूल गया, ये हम लोग कब करते, कोचिंग करते हैं हम लोग, इसमें पीपीटी में नहीं आया, हम लोग रोज सुबह कोचिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का एक सेल्समैन, विशाल किधर, हाँ विशाल बोल सकते हैं इस पे, सेल्समैन, मैनेजर, 2 सेल्समैन और मैनेजर, एवरी डे मॉर्निंग में आधे घंटे का कोचिंग होता है अभी हरीश काका, लास्ट 2 महीने से। ये रिसेंटली चालू हुआ है, क्योंकि हमारे पास काम नहीं था, आराम से बैठे थे सुबह सब लोग, कुछ काम नहीं था तो हमने कोचिंग के पीछे लगा दिया। अब एचआर कोचिंग भी मैप करता है। तो कोचिंग में क्या होता है, मैनेजर जो है वो डायरी लेके खड़ा होता है, ऑब्जर्वर, मैनेजर इज द ऑब्जर्वर, सेल्समैन और कस्टमर हम लोग रोल प्ले करते हैं, हर एक बंदा रोल प्ले करता है। उसमें अगर कोई चीज, अगर उसमें चैलेंजिंग सिचुएशंस कैसे आते हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग एफएक्यू बना रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय कस्टमर्स, उस पर हम लोग अभी काम चालू किया हरीश का, तो हम लोग वो बनाना चालू किए। क्या होता है, मेरे गाले में मेरे को ब्लैक शर्ट चाहिए, ब्लैक नहीं है, अब क्या, अब कस्टमर को आदमी रिस्पॉन्स क्या देगा, मेरे को अगर मैं आया एज अ कस्टमर, मेरे को ब्लैक शर्ट चाहिए, मेरे पास ब्लैक शर्ट गाले में नहीं है, आई शुड हैव आंसर, बिकॉज आई नो मेरे पास ब्लैक शर्ट नहीं है। उसके सामने क्या होगा, मैं अलग आंसर दूंगा, फिर वो मैनेजर के पास जाएगा, यार मैं आया था, मैं ब्लैक शर्ट ही नहीं है, वो अलग आंसर देगा, कस्टमर को समझेगा ही नहीं। तो ये जो हम लोग कोचिंग कर रहे हैं उसमें ये रियल लाइफ सिनेरियोज एनहांस कर रहे हैं, एनैक्ट कर रहे हैं
कि मैं आ गया, आज जो टॉप सेल्समैन है वो सेल्समैन खड़ा होता है और दूसरा टॉप सेल्समैन उसके साथ साथ में बगल में खड़ा होता है कस्टमर बन के, तो उसमें जो हमको क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, उससे एफएक्यू भी बनता है और कस्टमर क्लियर भी होता है कि ये अगर रीजन अपने को ये देना है तो इसने जो रीजन दिया है अच्छा है, सब यही रीजन देना। तो ये जो आप मेरे को अभी पूछे थे ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन, दिस इज द ऑपरेशन। इफ द सेल्समैन इज एंगेज्ड, इफ ही नोज व्हाट इज हैपनिंग, अगर सब लोग एक ही उत्तर देंगे तो फिर माल बिकेगा। उसको मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, सेलिंग आइस टू एन एस्किमो, यू आर नॉट अ गुड सेल्समैन। मतलब अगर एस्किमो है, वो एस्किमो रहता है ठंडी जगह पे, उसको मैंने बर्फ बेची तो मैं अच्छा सेल्समैन हूँ, नहीं सर, नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। मतलब मैंने पर्सनली किया हुआ है, पूना में मेरा स्टोर है, हम लोग कोरा फ्रेंचाइजी है हम लोगों का, मैं जब खड़ा होता था वहां पे वही बोला हुआ है कि अपने पास कोई कस्टमर आए और वो बोले कि मेरे को 10,000 में शेरवानी चाहिए, बोल दो नहीं है, उसको 4 दुकानों के नाम बोल दो, सर इधर जाइए, और अगर आपके पास कांटेक्ट होगा तो कांटेक्ट भी दो, उधर जाके आदमी को कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन द कस्टमर वांट्स समथिंग ही विल कॉल यू, नॉट एनीवन एल्स, एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन पूना ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से। हमारे पास नहीं है, हमारे पास पूना कोरा में 25,000 के ऊपर ही शेरवानी चालू होता है नहीं, लोग आते हैं 15 का चाहिए, सर हमारे पास नहीं, एक काम करो बाजू में 2-3 दुकानें आप जाओ, आप वहां पे मिल जाएगा, आपको 100% मिलेगा, गाइड कर दिया, मेरा लॉस क्या हुआ, वैसे में मेरे पास नहीं था, उसको भेज दिया, उसको मैं अगर बकरा बनाऊं, काटू और 25 तक लेके जाऊं, सर एक बार आएगा, वापस नहीं आएगा। एंड पुणे में हमको उसका रिस्पांस ब्रिलियंट मिला है, हरीश का ये चीज का बहुत अच्छा मिला है, हम लोग भेज देते कस्टमर को, नाम लेके भेजते, आया हुआ है, नहीं करना पड़ेगा सर, हमने किया हुआ है। सो दिस इज कोचिंग से आएगा। सो दिस इज ऑर्गन, जो मैं आपसे बात कर रहा था, दिस इज व्हाट आई मेंट। तो बाकी तो एक सिर्फ जो मेरे फेवरेट कोट्स है, हरीश काका, दिनेश काका मेरे ऑफिस में आए तो मैंने कुछ कोट्स लगा के रखे हुए जो मेरे को इंस्पायर करते हैं, मैं वो कोट्स थोड़े से 4-5 ही लाए हो आपसे शेयर करने के लिए। What you measure will get done, what you don't measure will never get done। अगर कोई चीज आप मेजर करो डेटा के साथ में तो ही वो चीज का आपको सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा, शिफ्ट द बिजनेस फ्रॉम बिजनेस रनिंग अस टू अस रनिंग द बिजनेस। सिंपल, मेरे को घूमने को जाने का नहीं यार, दुकान में बहुत गर्दी है, मैं नहीं जा सकता, तो बिजनेस मेरे को चला रहा है, मैं थोड़ी खुद को, मैं थोड़ी ये कर रहा हूँ, नहीं यार इधर नहीं जा सकते, आज बहुत गर्दी है दुकान में, तो क्या है, तो वही है। सेकेंडली, वी डोंट वांट कस्टमर, वी वांट फैंस। ये मेरे हर एक आदमी को मालूम है, कस्टमर नहीं चाहिए, फैन चाहिए, फैन चाहिए। MS धोनी कोई भी टीम में चले जाए, चेन्नई सुपर किंग्स ही याद रहता है, तो फैन फॉलोइंग चाहिए, कस्टमर नहीं चाहिए अपने को। दूसरा जो तो मैंने बताया आपको, लेस चॉइस मोर सेल्स, ऑलवेज हैव डिस्कशन ऑन सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। हम लोगों का कोर रूल है दुकान के अंदर और घर के अंदर भी अभी अप्लाई कर दिया, सोल्यूशन पे बात करो, प्रॉब्लम पे बात मत करो। प्रॉब्लम पे 2-3 घंटा बात कर सकते हैं, सोल्यूशन पे 2 मिनट में आपको सोल्यूशन मिलेगा, अगर सोल्यूशन पे फोकस्ड रह के बात किया तो। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी आर एबल टू डू थिंग्स अदर पीपल डोंट डू, वी विल डू थिंग्स दोज पीपल कैन नॉट डू। ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं मेरे एज के जो हमारे रिटेल लाइन में है, बट जो चीज वो नहीं कर सकते मैं वो कर सकता हूँ आज, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो वो नहीं कर रहे। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मैं टेक्नोलॉजी का फुल ऑन यूटिलाइज कर रहा हूँ। उसके लिए आज मेरे को दुकान के ऑपरेशन से, अगर मेरा फोन भी आज आप देख लो, मेरे को दुकान से 1 या 2 फोन आएंगे, फोन ही नहीं आते ही नहीं फोन। इसका यह मतलब नहीं मेरा दुकान में ध्यान नहीं, इसका यह मतलब है जब आग लगेगी तभी मेरे को फोन आएगा, जो डेलीगेट करके वहां पे मैनेज हो जाएगा। और बहुत बार अपने से अच्छा डेलीगेशन, अपने से अच्छा डिसीजन अपना स्टाफ लेता है, हम नहीं लेते, हम नहीं ले सकते, हम इमोशनल फाइनेंशियल में उठ जाते हैं, स्टाफ उतना नहीं घुस सकता है। और सेकेंडली मैं जो बोल रहा था, चलो ठीक है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। मेरे को टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं, मेरा टर्नओवर आज समझो 50 करोड़ है, वो 100 हो गया, वेरी गुड। घर में कितना लाया बोलो, 100 करोड़, 40 करोड़ आया टर्नओवर, नो प्रॉब्लम, घर में ज्यादा आया, डन। किसको दिखाना है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, अल्टीमेटली यू वांट प्रॉफिट। सो आवर एंटायर फोकस इज रन अक्रॉस दीज थिंग्स। ये हम लोग फॉलो करते हैं, और भी कोट्स है बहुत सारे, बट अभी मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, मेरे को टाइम मालूम नहीं कितना हो गया, मैं बोलते ही जा रहा हूं, बट यस। सो और मतलब अगेन इसमें बहुत लोगों का मेरे को सपोर्ट है, अकेले का काम नहीं है, मेरा टीम
मेरे टीम के सिवा मतलब हम लोग कभी भी कोहिनूर का स्टाफ को स्टाफ नहीं बोलते, हम लोग कोहिनूर परिवार बोलते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारे पूरे स्टाफ के पास मेरा नंबर है। कभी भी मेरे को रात को कभी कभी 12-1 बजे फोन करते हैं, ये प्रॉब्लम है। आई एम ऑलवेज, इवन इफ दे हैव 2 HR खड़े, बट उनको अल्टीमेट मालूम है कि कुछ नहीं हुआ तो मेरा अप्रोच है। तो आज वो इमोशंस पे काम करते हैं हम लोग, और अभी हम लोग कुछ कुछ चीजें कर भी रहे स्टाफ के लिए जो EI के थ्रू है, और जो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टाफ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। एक दो चीजें मैं बता सकता हूँ, डेफिनेटली 2 चीजें बता सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे डैड ने चालू किया था, कन्यादान योजना। तो हमारे पास जितने स्टाफ है उन सबके पहले लड़की की शादी में हमारे स्टोर से एक 20,000 रुपए का चेक जाता है, बाय डिफॉल्ट जाता है। तो वो एक बाबा ने चालू किया, मेरा कुछ उसमें है नहीं, बट ये एक चीज है। दूसरा, हम लोग जो करते हैं, हम लोग हमारे स्टाफ के लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो बेसिक आपकी मेडिकल फैसिलिटीज रहती है, मतलब जो क्या बोलते हैं जनरल फिजिशियन वाली, सर्दी बुखार बेसिक चीजें, उसका कंसल्टेशन एंड मेडिकेशन बोथ इज स्पॉन्सर्ड बाय अस। उनको बाहर कहीं जाना नहीं है। बच्चों का भी एक डॉक्टर हमने करके रखा हुआ है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, और 2-3 चीजें हैं वो मैं अभी अनफॉर्चुनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा। बट अगेन मतलब माय स्ट्रेंथ इज माय स्टाफ, माय फैमिली एंड दिनेश काका है, हरीश काका, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बाबा के बाद में, डैड के बाद में। इनके बगैर मैं लिटरली बोलता हूँ, मतलब दोनों का, दिनेश काका हरीश काका दोनों का हफ्ते में एक फोन आएगा मेरे को, और कुछ नहीं, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, ओके ना, कुछ प्रॉब्लम है, बस। आज क्या होता है सर, यही चीजें होती है जो सपोर्ट मिलता है। और मे बी ये सब डिसीजंस जो लिए, ये जो चेंजेस किए, मे बी अगर बाबा होते तो मैं इतने सारी चीजें कर सकता या नहीं कर सकता मालूम नहीं। क्योंकि एक रेजिस्टेंस आता है कि उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैं बोल रहा हूं माल नहीं भरने का। आज वो आई डोंट नो, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता था। बट जैसे हमारी भी दिनेश काका मेरी अभी बात हुई, हम लोग रेमंड में गए थे, अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड किसको चाहिए, फॉरफिट चाहिए। जो एक थॉट प्रोसेस है, अब कोई किसी के लिए भाग नहीं रहा है, अपने को खुद के लिए भागना है। और अगर खुद के लिए भागना है तो अपने को खुद का स्ट्रेंथ, बैकग्राउंड स्ट्रांग करना पड़ेगा। और मतलब मैं ये सब करने का सबसे मेन रीजन आपके साथ आज डिस्क्लोज करता हूं, मतलब मैं सबको बोलता हूं, मेरे स्टाफ को पता है, मैंने उनको बोल के रखा है, डैड जितना फास्ट गए, जितना अनएक्सपेक्टेडली गए, मतलब हमारे साथ तो सर क्या हो गया, 2018 में दादा चले गए, 2020 में बाबा चले गए, और हमारा फैमिली छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब हम एक हम लोग कोई ना चाचा ना मामा ना कोई कुछ, हम लोग ही है। तो जब डैड गए उसके बाद में ये सब चालू हुआ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को कल कुछ हो जाए तो क्या, क्वेश्चन मार्क। मेरा बच्चा 15 साल का है, लड़की 12 साल की है, तो क्या आज इतना अगर लेगेसी खड़ा हुआ है तो ये आगे कैसे जाएगा। जब डैड 18 अगस्त को, जैसे मैंने बताया 2020 18 अगस्त डैड पास हुए, उसी दिन शाम को मेरे को भी कोविड डिटेक्ट हुआ, सेम शाम को। तो 19 को मेरा जो बर्थडे था, उसी दिन मैं जाके पूना के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और मैं 11 दिन हॉस्पिटल में था। उसमें से 6 दिन वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि 6 दिन मेरा बुखार 2 के नीचे गया ही नहीं, और मैं रोज मतलब वहीं पे अकेला था। तो सिचुएशन भी ऐसा था कि कोविड में कोई आ भी नहीं सकता था। तो रात को मेरे को याद है, रात को बुखार कम करने के लिए टेंशन, बुखार जाना चाहिए, तो एक हाथ में सलाइन लगा हुआ, एक ही हाथ से खुद को रुमाल रखो डालो, वापस रखो डालो, वो सब नाटक चालू था। बट उसमें रियलाइज ऐसा हुआ कि यार ये रूम के बाहर अगर मैं नहीं गया तो क्या, और मेरे को तो लगा था मैं नहीं जाऊंगा ये रूम के बाहर, बट ऑल गुड विशेस, एवरीथिंग, आई एम आउट। बट द रीजन दिस इज क्रिएटेड, कल अगर मैं नहीं हूं, मेरे को मालूम है ये लोग खींच लेंगे, क्योंकि इनको सब पता है। आज परचेस में भी लगभग सब ट्रेन हो रहे हैं। तो ये सीनरियो अगर आ गया और मेरे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रहा, तो ये मेरे लिए आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिस है जिसके ऊपर मेरे को अगर कल एक्सपेंशन भी करना है, कल मेरे को फ्रेंचाइजीज देनी है, तो अगर मेरे इथिक्स क्रिएटेड है, मेरा फॉर्मेट क्रिएटेड है, इसको रेप्लिकेट करने में टाइम नहीं लगेगा। और मैंने ये ट्रायल एरर मेरे MG रोड स्टोर से साविड स्टोर पे किया, मतलब पहले इधर हाथ जलना है, जितना जलेगा इधर ही जलाएंगे, इधर अपना गुडविल है। सो ये पूरा उठा के जब डाला, आज आई एम टेलिंग यू, मेरे अनपढ़ मैनेजर्स है जिनको पढ़ते नहीं आता है ढंग से, लिखते नहीं आता है, बट वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर सिंपल सर, अगर कोई मोबाइल ऑपरेट कर सकता है, स्मार्टफोन, तो वो सब कर सकता है। उसको लिखना आता है, पढ़ना आता है, इमटेरियल, ऑल दिस इज दैट, और सबके मोबाइल में डेटा जाता है। सो बस यही था कि टेक्नोलॉजी
इन्वेंट्री तक सीमित नहीं है. टेक्नोलॉजी गोज डाउन टू कस्टमर बिहेविंग पैटर्न्स, एम्प्लॉय बिहेविंग पैटर्न्स, परचेस पैटर्न्स, सेल्स पैटर्न्स, एवरीथिंग. सो दिस इज जो प्रोडक्ट जो एक प्रेजेंटेशन हरीश काका और मेरा जो बात हुआ रखने का, तो दिस इज इट. अगर किसी को कुछ पूछना है, थैंक यू. इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत लोगों को पता भी होगी, बट बहुत लोगों को पता नहीं भी होगी. अगर इसमें से 2 लोगों को भी पता नहीं है तो आई एम हैप्पी कि चलो 2 लोगों को तो पता चला कुछ. सो किसी को कुछ अगर इसमें क्वेश्चंस है, पूछना है, तो प्लीज फील फ्री, अभी, बाद में, कभी भी. रिटेल वेयर, वी ओनली यूज टू रिटेल वेयर. तो सॉफ्टवेयर भी रिटेल वेयर यूज. ये पूरा अपने MIS का था. सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉट एन ऑनबोर्ड MIS हु इज अगेन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द MDA. जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस बोला मैंने, MIS इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. तो MIS का काम ये डेटा डिक कर, डेटा खोदो. और अभी तो रिपोर्ट्स, मतलब अभी विशाल है, महेश है, आज ये लोग बोलते हैं उसको मला ही रिपोर्ट काढो, मेरे को ये रिपोर्ट निकाल दो, मेरे को ये रिपोर्ट. मैं नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अभी इतना देखता. बाकी का अंदर का रिपोर्ट ये लोग खुद जाके बना के लेते हैं अभी MIS से. मेरे को ये टाइप का रिपोर्ट चाहिए. हर एक मैनेजर का फॉर दैट मैटर, अगर शूटिंग सेक्शन MG रोड और शूटिंग सेक्शन सावेड़ी, दोनों का रिपोर्टिंग अलग है, क्योंकि इनका रिक्वायरमेंट कुछ और है, उनका रिक्वायरमेंट कुछ और है. तो MIS का काम ही वो है, दिन भर बैठो एक्सेल में बैठो, निकाल दो. सो एंड जो QR का बोला वो मैंने बनवा दिया, जो मैंने जोड़ी लगाओ बोला वो मैंने बनवा दिया, वो मेरे को चाहिए डिटेल्स. और QR codes are scanned with the employee's mobile phone, or you have your own tabs? No, I have every manager has a mobile phone. तो QR जोड़ी will उसके ऊपर वो सॉफ्टवेयर डाल के रखा हुआ है. उसको सिर्फ हमारे जितने स्टाफ है सबको ये आता है अपना, क्या बोलते हैं, बैच, आई कार्ड के ऊपर सबका QR कोड. So manager will go to the counter and no one goes to the counter. कस्टमर आ गया, जैसे हैंड ओवर करते हैं, स्कैन छोड़ देते, कुछ नहीं करते. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो रिटेल वेयर, वो हम लोगों ने डेवलप करके लिया. नो वन हैज डन इट. बहुत लोगों को पता नहीं है ये. ठीक है, सबको बेनिफिट होता है. आप लोग क्या, एवरीवन शुड हैव अ रिपोर्ट लाइक दिस, बेटर फॉर द इंडस्ट्री. जैसे आपने बताया कि भाई परचेसिंग के लिए हैंड आपके पास कम है और आप आपके बंदे को मैनेज ट्रेन करके उसको परचेसिंग को उस पर पूरा फेथ करके ये करते हैं, तो उस पर फेथ करने को क्या, उस पर कैसे मैपिंग, उस पर फेथ कैसे किया जाए? यानी कोई जो बंदा आप परचेसिंग को भेज रहे हो, अभी जैसा आपकी परचेसिंग भी यूज़ है और उस फिर वो आपके इतनी बड़े परचेसिंग पे कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ वहाँ पे कुछ उसके हाथ से कुछ कम ज़्यादा कर रहा है, ये कैसे आप मैप कैसा करते हैं? नहीं सर, परचेसिंग आज भी पूरी मेरे हाथ. मैंने बताया ना, परचेसिंग नहीं छोड़ा, ऑपरेशन छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, परचेसिंग नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ेगा. Where is the skill of the sales guy which is selling extra to the salesman or customer, or how you can map that? Sorry, salesman extra कैसे दे? Where does skill of the sales guy come? Sir, Dinesh Kaka, I'll answer this in a very different way. Skill doesn't sell, will sells. Even if you don't have skill, you have the will to sell, you will sell anything. So skill is immaterial. Skill is absolutely immaterial. If you practice something regularly, if I want to run a marathon, मैं अगर उठ के सुबह बोलूँ मेरे को 20 किलोमीटर का मैराथन भागना है, मैं नहीं भाग सकता. मेरे को रोज उठ के 5-5 किलोमीटर भागना पड़ेगा. तो skill is never God given. Skill comes only after practicing. If Virat Kohli wants to play a shot, he will go to the nets, play that shot 100 times, and then match में shot निकलेगा. So there is nothing like skill. It is will. If I have the will to fight,
मैं कैसे भी फाइट करूंगा। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, जो हमारा अभी 25% का सेल हुआ, उसमें मेरे हेल्पर्स ने मेरे अच्छे सेल्स में ज़्यादा बेचा। वेयर इज द स्किल? But that was a different thing because Still, sir. customer comes with that mindset and employer will buy that easily. Yes, still. And people would sell it. Still, I don't believe in skill. I don't believe in skill. I believe in skill. श्योर स्किल की कोई जरूरत नहीं, मतलब आपके कहने में Skill is required. Sir, skill you cannot discount skill. But skill के साथ will है तो चलेगा, but will के साथ skill नहीं है तो भी चलेगा। ओके। मेरे को बेचने की इच्छा होनी चाहिए तो मैं बेचूंगा ना। अगर मेरे में दुनिया भर का अच्छा स्किल है, वो नहीं वर्कआउट होता, वो नहीं वर्कआउट। विल इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। दैट इज व्हाट आई माइंड। एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन। विल इंसेंटिवाइज होते हैं जब आता है। विल कब आती है कि उसको भी कुछ ना इंसेंटिव कुछ चाहिए। सर वो है। As we worked it out to some, because finally the staff is working for monetary. ये भी तो है ही है। 100%। So when everybody is sitting here must be giving some monetary extra benefit to the staff, and that is why on that line you have not shown any, you are repeating. There's Dinesh something Kaka, additional what we have done. I am going to do something very drastically different in the coming 6 weeks. So I will अभी क्या है, हर साल हर एक का ये जब ये यहाँ बैठे हैं ना, हर एक का एक प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा सेल ग्रोथ हो, टॉप लाइन बॉटम लाइन तो नहीं है। हर साल गए तो आपको 8-10% सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज, वेदर ही इज प्रोडक्टिव और नॉट प्रोडक्टिव, लेकिन वो आपको देना ही है। बिकॉज दैट बिकम अ थंब रूल। आपका जीडीपी जो आज 6-7% बढ़ता है, उसकी घर की कॉस्ट है, उसको जो है उसको how we have to do it into our by incentivize कि खाली सैलरी से उसका वो प्रोडक्टिविटी आने वाला नहीं है। how we can incentivize there our top line also will. So I will disclose this with you. चलो सबके साथ डिस्क्लोज करता हूँ। ये कुछ चीज में It's the right question what I have. No, it is the right question. So I am going to do something which probably no one in the industry has done. I am going to stop giving salaries to my people. Same question answer given by my son कि हम लोग वो बंद करते हैं and we can keep on being 40 years into this. I will never accept this easily. No one will accept it. No one will accept it. So that is why अगर अपना सेल्स फोर्स 100 लोगों का है, 2 लोगों से शुरुआत तो बहुत होगी, 2 लोगों का देख के सब चलेंगे। So जब मैं बोला कि मैं सैलरी नहीं दूंगा स्टाफ, उसका मीनिंग है मैं उनको फिक्स परसेंटेज दूँ। वो परसेंटेज का कॉस्टिंग भी हमने निकाला है, बट अभी थोड़ा उस पर मेरा रिवर्किंग चालू है। अगर मैं कोई सेल्समैन को बोल दूँ मेरे को सैलरी नहीं, मेरे को 4% ऑफ योर सेल्स इज योर्स। अब जो टॉप सेल्समैन है आपके, उनका अगर 4% आप निकाल लो बहुत ज़्यादा। तो आप बिलीव नहीं करोगे कितना पैसा घर पे लेके जाओ। अब इसमें होगा क्या, इसका चैलेंज बोलता हूँ। जो वीक सेल्समैन है, जो वीक है, उसको मालूम है मेरे को तो ऐसे बैठ के 15,000 रुपये मिल रहा है, ये आ गया तो मैं तो 10 भी नहीं लेके जाऊँ, तो वो क्या करेगा? मेहनत करेगा, आउट जाएगा या फेल करेगा या आउट जाएगा, सेल करेगा। Either we will move to the other job or yes to run. या So- वर्किंग। So then it is a better thing if he leaves ना। लेकिन उनको सिक्योरिटी भी चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए ना। सर सब माइंडसेट है। 2 लोगों अगर 2 लोग महीने का 1 लाख और 1.5 लाख रुपए लेना चालू हो गए ना, 2 लोग वो बाकी 20 लेके आए। और सिंपल रीजन है एक्सपीरियंस है अभी। सर, आपका एक्सपीरियंस है ना, दैट इज आई एम डूइंग। मतलब लाइव एक्सपीरियंस है। एक स्टाफ है मेरा, वो 60,000 रुपया 65,000 रुपया इंसेंटिव लेता है, बाकी के लेते हैं 4,000 5,000, लेकिन वो कितने सालों से ऐसे चल रहा है। वो 4,000 वाले को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो है। निकलो ना दुकान के बाद, तो दुकान में चाहिए ही नहीं वो। 80% आदमी निकल जाएगी। मेरे को एक बताइए, आई आस्क यू, जब आप नए सेल्समैन ढूंढते हो दुकान के लिए, आप नंबर 1 ढूंढने के लिए बाहर निकलते हो या 4-5 नंबर का ले लेते हो? अभी कैसे अपना रिक्वायरमेंट डिपेंड्स करता है। आज मेरे को उतने नंबर्स चाहिए, नंबर मिलते नहीं है वो लेवल के, तो क्या करूँ? आपको नंबर 1 सेल्समैन ढूंढते हो, आप लेते हो या आप हायर करते हो 4 तो नंबर? अपन वही करते हैं, लेकिन आज मेरे को उतने नंबर्स चाहिए ना। कस्टमर बराबर है ना, अटेंड करने के बराबर है लिए। ना, बराबर। अगर आप आपके इंडस्ट्री में बेंचमार्क डाल दें
कि मेरे यहाँ पे तू 4% का भागीदार है, कोई और दूसरे दुकान में काम करेगा, तो आपकी जो 10 लोगों की टीम है वो पूरी नंबर 1 होगी। सब जगह से नंबर 1 निकल के आपके पास है, क्योंकि उनको पता है मैं महीने का 2 लाख रुपए इधर से लेके जा सकता हूँ, 4% मिलता है, कहीं नहीं काम करेगा। नहीं, लेकिन सपोर्टिंग उनको कैसे मिलेगी? सपोर्टिंग पर्सन तो चाहिए ना। कौन सपोर्ट? अरे जो सेल्समैन है, मैं सेल्समैन की बात कर रहा हूँ, मैं हेल्पर्स की बात नहीं कर रहा। हेल्पर भी तो चाहिए ना उसको। हेल्पर तो अलग है ना, हेल्पर तो सेल्स में आना थोड़ी है। मैं हार्डकोर सेल्स की बात कर रहा हूँ, हेल्पर की बात नहीं कर रहा हूँ। और सेकंड मैं आपको इसमें भी क्रॉस करता हूँ, ये हमारे यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है। अभी मेरा ओल्ड नहीं सॉरी MG रोड स्टोर इज 28,000 स्क्वायर फीट, आई गॉट 140 पीपल वर्किंग देयर, दिस इज 50,000, आई गॉट 150 वर्किंग देयर। तो फिर वो रेशियो में डबल सेल्स में नहीं हुए ना, नहीं हुए ना। यही लोग माल दिखाते हैं और यही लोग आवेरते हैं, क्योंकि इनको मालूम है मैं आवरूंगा तो मैं बेचूंगा। सो इट इज इन द कल्चर, इट इज वो आप जितना लग्जरी दोगे आदमी को उतनी लग्जरी लेगा, सिंपल है। सो माई एम इज आई हैव डिस्क्लोज्ड इट नाउ इज टू डू दिस, धीरे धीरे करके सैलरी बन। गांव में जितने नंबर 1 है मेरे पास, मेरे को नंबर 2, 3, 4 नहीं चाहिए, वर्किंग चालू वो है। भी एक अप्रोक्सीमेटली क्या ट्रैक पे आए हो, किसके? कितना % देना चाहिए स्टाफ? सिंपल, स्टाफ सैलरी निकालो, इंसेंटिव निकालो, देखो टर्नओवर कितना है, वेरी सिंपल। सबके अलग अलग आएंगे। सब क्या लगाएगा, किसका 4 आएगा, किसका 3 आएगा, किसका 2 आएगा, डिपेंड। तो मेरे को चाहिए नहीं ना 2, 3, 4, 5, सब एक नंबर मेरे को चाहिए। इमेजिन करो अगर पूरे पूना के एक नंबर आपके दुकान में आ गए, आपका सेल किधर और बाकी का सेल किधर है। सो ये बहुत अलग चीज है, नॉट मेनी पीपल विल डेयर टू डू इट, बट समवन हैज टू स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई डोंट केयर, जो होगा देखेंगे। यस, आपने 4% लगा दिया उसको या 5% भी लगा दे तो भी पोसाता है। एक्चुअली मैंने यूज किया है मेरे शॉप के अंदर, ग्रेट। लेकिन वो सेल्समैन क्या करता है सर, पहला ग्राहक आया ना तो दूसरा ग्राहक लगे बाजू में पकड़ता है, वो शाम तक ही बोलता है सेठ में ग्राहक ही करा, माल उठाएगा कौन? आपने लग्जरी दी है ना सर, वो लग्जरी दी है आपने, आप लग्जरी निकाल के देखो ना। मैंने किया है, मैंने बहुत गाली खाई, ये लोगों ने बहुत मेरे को, ये इधर ही खड़ा है देखो हंस रहा है, तकलीफ दिया ना, मेरे को भयानक तकलीफ दिया। क्या होता है सर, जब सीजन होता है ना तो दुकान में मेला लगा होता है, लगेगा, एक बाजू के बाजू में दूसरा ग्राहक खड़ा होता है, तो लगेगा। बोलता भैया मैं माल उठाऊंगा ना, खाली ग्राहक ही करूँगा। नहीं तो आपको हेल्पर्स तो रखनी है ना, बट वो रेशियो में रखने की जरूरत नहीं है सर। मैं वापस बोलता हूँ, लेस इज मोर। अगर आपके पास सब एक नंबर जमा हो गए ना, आप मैं चैलेंज देता हूँ, आपके जितने लोग यहाँ पे बैठे जिनका टॉप 1 नंबर सेल्समैन है वो कम माल में धंधा करता हूँ, कम माल में धंधा करेगा। मेरा चैलेंज है आपको, मेरे को दिखा दो, तो हो गया ना। अगर सब 1 नंबर आपके पास आ गए तो वैसे भी माल कम आना है लाइन पे, कम माल में धंधा होना है। सो इट इज साइकोलॉजी, वो अपन रिस्ट्रिक्शन लाते हैं, ये नहीं हो सकता। आप स्टाफ के ट्रेनिंग में क्या करते हैं? स्टाफ का ट्रेनिंग मैं बताया ना, जो हम लोग सुबह कोचिंग करते हैं, बहुत बार मैं भी रहता हूँ कोचिंग में। मेरे को अगर कुछ पता चलता है कि कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना है तो कोचिंग में ही बाहर निकलता है। आप कोचिंग करके जब देखते हैं ना, जब लोग स्टाफ एक दूसरे से बात करते हैं, अपन सुनते हैं ना, तो पता चलता है अरे क्या पागल जैसा आंसर दे रहे हैं, ये आंसर ही नहीं है वो चीज़ जो अपने को पता है। एज अ पर हम एज ओनर्स हम लोग हर एक कस्टमर को अटेंड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर हमको हर एक कस्टमर को अटेंड करना है, चल सिंपल, आप लोग सब इतना ट्रैवल करते हो, आप कभी भी कोई भी ताज के होटल में जाइए, आपको ग्रीट कैसा करते हैं? सब सेम करते हैं ना। आप थाईलैंड चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप इंडिया चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, ताज का हर एक आदमी आपको ग्रीट कैसा करता है? दैट इज इट, यूनिफॉर्म। तो अगर वो हर एक सेल्स को एक बात बोलना, हम लोग चलो और एक बात शेयर करते हैं। हम लोग एक सेशन लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीच, संवाद। हम लोगों ने इनके लिए इजी करके दिया है संवाद, इनको स्पीच समझाना। संवाद में क्या है, एक पैरामीटर है, और ये सबसे पहले हरीश काका ने हमको सिखाया था आज से 17 साल पहले, 17-18 साल पहले। अपने एक स्टाफ का कॉन्फ्रेंस हुआ था, इनसे अच्छा ट्रेनर कोई नहीं है बाय द वे, सब लोग बुला लो इनको। तो उन्होंने हमको एक चीज़ सिखाई थी हरीश काका ने तभी स्टाफ को, कि जब भी बाबा या दादा आए उनको गुड मॉर्निंग सर या गुड इवनिंग सर बोले। आपको याद है हरीश काका ने? वो पकड़ लिया उन लोगों ने, और हमेशा गुड मॉर्निंग
सर गुड मॉर्निंग सर, अब मेरे को नहीं अच्छा लगता हो, बट वो करते हैं, वो कल्चर होता है। अब हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ संवाद, हम लोग उसको संवाद बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड मेरे स्टाफ को समझा नहीं, तो हम लोग उसको संवाद बोलते हैं। हर एक का प्रोटोकॉल है, जैसे ही कस्टमर आएगा नमस्कार सर, कैसे, चाय लेंगे पानी लेंगे, हम माल की बात बाद में करेंगे। तो ये जब होता है ना, अभी भी इस पे बहुत काम चालू है, बहुत लोग हमारे इस पे ढीले हैं, बट जब हर एक स्टाफ का आदमी एक तरह से बात करना चालू करेगा ना, आपके कस्टमर को पता चलेगा इज द राइट प्लेस। हर एक जना उसको एक ही चीज ऑफर कर रहा है, एक ही चीज पूछ रहा है। आज सिंपल है, हम लोग जब घर से दुकान से घर पे जाते हैं और अपने बच्चे या कोई भी या वाइफ सबके लिए वाइफ, और वाइफ अपने को रोज घर पे बोले कैसे, कैसा राधी नाच का, कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, होता है क्या कभी, उल्टा होता है, ये तो ये रिलेशन। सो सी एवरीवन जो भी अपना कस्टमर है, ध्यान में रखिए, जो भी अपना कस्टमर है अपने दुकान में आने के लिए उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको वांटेड की फीलिंग आनी चाहिए, वांटेड की फीलिंग आनी चाहिए। जब वो दुकान में आएगा तो उसको हर एक बंदा करेगा नमस्कार सर, कैसे, नमस्कार सर, ठीक है, अपने को मैं ठीक हूँ, दैट इज इट। जैसे किसी ने बोला था a smile costs nothing, if you give a smile you get back a smile। कभी भी आप हंसो तो सामने वाला हंसेगा ही, आपको जान हो या पहचान हो, अगर अनजान आदमी के सामने हंस दो, वो भी हंस के निकल जाए। तो कस्टमर है, ये तो कस्टमर है, हंसो ना, क्या जाता है। जो प्रॉब्लम है, हर एक आदमी घर से कोई प्रॉब्लम लेके आता है, अब याद रखिए, किसी का झक रहता है, कुछ रहता है। ये अगर इज्जत मिलने लग गई, जिधर आदमी को इज्जत मिलती है उधर जाता है। दुकान में इज्जत दो, जितनी ले सकते दो, चाय दो, कॉफी दो, इज्जत दो, सब कैसे है, गप्पे मारो। सो ये संवाद, जो हम संवाद से बात कर रहे हैं, ये भी मैं शेयर कर दिया अल्टीमेटली। बट इस पे भी ट्रेनिंग जो होता है सुबह, संवाद, हर एक आदमी ने पहले कस्टमर को ग्रीट करो। हरीश काका ने हमको चाय की आदत दिलाई थी, उस दिन से आज तक दुकान में चाय बनती है। और अभी तो हम लोगों ने और उसमें थोड़ा सा चेंज किया, हमको थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हुआ, बट समर्स के अंदर हमने हर एक कस्टमर को नींबू शरबत दी, ठंडा, चाय से ज़्यादा कॉस्टिंग गया उसका, बाद में मालूम पड़ा, बट इट वॉज वर्थ इट। तो बहुत लोग तो अभी बहुत कस्टमर्स है जो अभी नए स्टोर में आते हैं, क्योंकि बड़ा है स्टोर, एक्सपांस है, बैठते हैं, नींबू शरबत पीते हैं, किसी को बुलाते हैं, मीटिंग करते निकल के जाते हैं, ये भी होता है। सो आई एम प्राउड दैट ही फील्स दिस इज माइन, दिस कोहिनूर इज माइन, ये मेरा ऑफिस जैसा है, मैं इधर आके काम करके निकल सकता हूँ। सो ये है। सो ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा, मीटिंग में क्या सुबह क्या करते, ट्रेनिंग में संवाद भी करते हैं, स्पीच के ऊपर काम करते हैं। तो और किसी को कुछ पूछना है, सॉरी, थैंक यू। अब मैं अश्विन की बात को सपोर्ट करने के लिए एक दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले जरूरत नहीं, तेरी बात समझ में आ रही है ना? आ रही है। आवाज में दम है? अब देखिए, सारी बातें सबके दुकान के हिसाब से सिस्टम अलग अलग होगी, लेकिन जरूरी है सिस्टम। मैं ये सोचूं कि मैं कंप्यूटर नहीं होता तो आज जितना धंधा है उसके लिए 40 मुनीम जी दिन भर अकाउंट लिखते रहते, 60 लोग बिल बनाते रहते, और बैलेंस शीट कभी मिलती ही नहीं, खाता मतलब शाम को अपना बुक कभी मिलता ही नहीं, साल भर में नहीं मिलता। मतलब है सिस्टम जरूरी है, टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। मार्केट में सबसे पहले फैक्स मशीन लाने वाले हम थे, कंप्यूटर में बिल बनाने वाले हम थे। लोग बोलते हैं पागल है, इनको तो शौक लगा हुआ है, लेकिन आज समझते हैं कि जो ग्रोथ है वो सिस्टम से है, वो सिस्टम के बगैर ग्रोथ नहीं है। तो आप लोग यहाँ जो भी बैठे हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबके अपने अपने स्टाइल है, हर गांव की अलग अलग स्टाइल है, लेकिन है सब आपके हाथ में। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई कस्टमर जब आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, शुरुआत वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास में फ्रिज होना चाहिए, आपके पास में सॉफ्ट ड्रिंक की बड़ी बड़ी बोतल होनी चाहिए, चांदी की प्लेट, उसमें चांदी के ग्लासेस, डोर के अंदर ही 2 आदमी खड़े रहने चाहिए, 4 छोटी छोटी कटोरी में, एक में लिमका है, एक में कोक है, एक में लेमन है, एक में पानी है। पहले पेश करो,
पूरी दुकान आपको अच्छी लगने लगेगी, सारा माल अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपने उसको रिस्पेक्ट दिया। और ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, आपके यहाँ कितनी भी भीड़ होती होगी, 2 आदमी एंट्रेंस में खड़े कर ही सकते हैं। शाम को 200, 500, 1000 रुपये का खर्चा जितने फुटफॉल है उसके हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन कस्टमर को जो मज़ा आएगा कि मेरी दुकान है यहाँ पे, मैं अभी तो कुछ लिया ही नहीं और मुझे वो उन्होंने शुरू कर दिया। ये बात मैं कई दुकानों में करा चुका हूँ और बहुत सक्सेसफुली करा चुका हूँ। दूसरी बात, बहुत छोटी सी बात है, मैंने कई बार बोली होगी, आज वापस बोलता हूँ कि गांव में एक बाबा जी आए थे। लोग बोलते बाबा जी जितने भी है जो भी बोलेंगे वो सच ही कहेंगे। तो 2 छोटे बच्चे शरारती बोले आज हम हाथ में पतंग, या जिसको बटरफ्लाई बोलते, बटरफ्लाई लेके जाएंगे और बाबा जी को बोलेंगे बाबा जी हमारे हाथ में बटरफ्लाई है, आप बताओ ये जिंदा है कि मुर्दा है। बाबा जी बोलेंगे जिंदा है तो हम उसको कुचल देंगे, बाबा जी बोले मर गया है तो हम उसको फुल उड़ा देंगे। गए बाबा जी हमारे हाथ में बटरफ्लाई है, बताइए जिंदा है कि मुर्दा। बाबा जी तो बाबा जी थे, बोले बाबा बच्चों सब आपके हाथ में है, जिंदा या मुर्दा आपके हाथ में है। तो हमारे हाथ में सब कुछ है। सिस्टम बहुत जरूरी है, अपने अपने दुकान के अनुसार, अपने अपने व्यापार के अनुसार उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्होंने अपने हिसाब से कन्वर्ट किया, आपके प्रॉब्लम आपके हैं, आपकी गांव आपके हैं, आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन जी जान लगा के करना है, 24 आवर सोचना है और सिस्टम से काम करना है। फिर सिस्टम काम करेगी, आप फ्री रहोगे और हमारे साथ दुनिया घूमोगे।